दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फॉरेक्स मांगा एक्सप्लेन पर इस बेहद धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे किन यू ने अपने दुश्मनों को उनकी औकात याद दिलाई और टीएन हे सिटी में अपना भौकाल बनाया। लेकिन अब वक्त है असली आग का, असली युद्ध का। सीन टीएन हे सिटी के सबसे बड़े इन में शिफ्ट होता है, जहां एक शांत कमरे के अंदर किन यू अपनी 9th ग्रेड होली फायर के डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके उन आइटम्स को रिफाइन कर रहा था जो उसे और ताकतवर बना सकते थे। उसका पूरा शरीर 9 फुटेड गोल्डन बर्ड की उस 9th ग्रेड होली फायर की लपटों से घिरा हुआ था। किन यू ने चीजों को रिफाइन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए उन्हें पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया। उसने मन ही मन तय किया कि होली फायर ग्रैंड कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है, इसलिए कल्टीवेशन बढ़ाने का एक छोटा सा मौका भी वो हाथ से जाने नहीं देगा। बंदा इधर फुल ग्राइंड मोड में है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता। उसी वक्त डिवाइन मर्चेंट सेक्ट के अंदर उनके बूढ़े सेक्ट लीडर वांग तांग चियांग एक बेहद खास मेहमान का स्वागत बड़ी ही खुशी खुशी कर रहे थे। वांग तांग चियांग ने हाथ जोड़कर बेहद अदब से कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि यंग मास्टर खुद यहाँ आएंगे, और उनके आने से डिवाइन मर्चेंट सेक्ट की शान और बढ़ गई है। उनके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि इमोशनलेस स्वर्ड सेक्ट का यंग मास्टर ल्यू जुलांग था। लेकिन ल्यू जुलांग ने वांग तांग चियांग को घूरा और ठंडे लहजे में सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा कि ये इधर उधर की बातें बंद करो और बताओ कि क्या होली फायर ग्रैंड कंपटीशन के लिए डिवाइन मर्चेंट सेक्ट के पास हिस्सा लेने लायक कोई है भी या नहीं। ये सुनकर उस बूढ़े वांग तांग की आवाज हलक में ही लड़खड़ा गई और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। ल्यू जुलांग ने निराशा में अपना सर हिलाया और बताया कि उसे पहले से पता था कि डिवाइन मर्चेंट सेक्ट दिन ब दिन बेकार होता जा रहा है। उसने आगे क्लियर किया कि एक्सट्रीम सन सेक्ट ने रिफाइनिंग सेक्ट के हुआंग फेई को सपोर्ट करने का फैसला किया है, जेड मेडन सेक्ट आइस सोल को सपोर्ट करेगी, और जहां तक सेक्रेड हार्ट पैलेस की बात है उसने अभी तक वहां कोई फैसला नहीं लिया है। फिर ल्यू जुलांग ने अचानक अपना हाथ उठाया और डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके एक 6th ग्रेड होली फायर प्रकट की और साथ ही कहा कि वो इस बार यहां उन्हें एक आखिरी मौका देने आया है। वांग तांग चियांग की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके हाथ में चमकती हुई होली फायर देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाया कि ये तो एक 6th ग्रेड होली फायर है। ल्यू जुलांग ने वांग तांग चियांग को घूरते हुए समझाया कि ये 6th ग्रेड हार्ट डेवरिंग बोन फ्लेम है और इस आग के साथ प्लस इमोशनलेस स्वर्ड सेक्ट के सपोर्ट के साथ उनके पास कंपटीशन लड़ने की ताकत होनी चाहिए। ये सुनते ही बूढ़ा वांग तांग चियांग तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। भाई साहब, इज्जत का तो फालूदा तो बन ही गया था, पर फ्री की 6th ग्रेड आग मिल रही हो तो घुटने क्या, बंदा पूरा उल्टा लेट जाए। उसने ल्यू जुलांग को प्रणाम करते हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। अचानक बाहर से रोते हुए किसी के आने की आवाज आई। ये और कोई नहीं, किन्यू से बुरी तरह पिटने के बाद भागता हुआ वापस आया वांग शुआन था। वो अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था और चिल्लाते हुए अपने पिताजी से इंसाफ मांग रहा था। इस बेकार इंसान को ऐसे रोते हुए देखकर ल्यू जुलांग बिल्कुल शांत हो गया। उसका चेहरा निराशा से भर गया और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मतलब बंदा पक्का सोच रहा होगा कि किस कचरे के डब्बे में पैर रख दिया मैंने। वांग शुआन ने जब उस अनजान शख्स को देखा तो रोते रोते ही उंगली उठाकर पूछा कि पिताजी, ये कौन है? बूढ़ा वांग टिए चियांग गुस्से में आग बबूला हो गया और चिल्लाया कि वो कितना बदतमीज है, इतनी बुरी तरह बात कर रहा है और उसके मैनर्स कहाँ गए। उसने बताया कि ये इमोशनलेस स्वॉर्ड सेक्ट के यंग मास्टर ल्यू है। इमोशनलेस स्वॉर्ड सेक्ट का नाम सुनकर वांग शुआन हैरान रह गया और उसने बड़ी बड़ी आंखों से ल्यू जुलांग को देखा। ल्यू जुलांग ने बिना वक्त बर्बाद किए आगे बढ़कर वो 6th ग्रेड होली फायर वांग टिए चियांग के हाथ में थमा दी और वहां से जाने के लिए पलट गया। जाते जाते उसने कड़ी चेतावनी दी कि उसे उम्मीद है उनका डिवाइन मर्चेंट सेक्ट उसे निराश नहीं करेगा। वांग शुआन ने जाते हुए ल्यू जुलांग की पीठ को देखा और फिर उस 6th ग्रेड होली फायर को हैरानी से घूरते हुए पूछा कि आखिर ये आइटम है क्या। तुरंत ही वांग टिए चियांग ने उसके माथे पर एक जोर की टपली मारी और गुस्से में डांटते हुए कहा कि बेवकूफ निठल्ले, ये एक 6th ग्रेड होली फायर है। ये सुनते ही वांग शुआन की आंखें झटके और हैरानी से बड़ी हो गईं। वांग टैंग ने अपने हाथ पीछे बांधी और मास्टर प्लान समझाना शुरू किया कि इमोशनलेस स्वॉर्ड सेक्ट ने उन्हें सपोर्ट करने का फैसला किया है, इसलिए उसे जल्दी से इस 6th ग्रेड होली फायर को रिफाइन करना होगा और होली फायर ग्रैंड कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीतने की पूरी कोशिश करनी होगी। वांग शुआन ने लालच भरी नजरों से उस होली फायर को देखा। उसने लालच में आकर अपना सर पीछे किया और जोर जोर से हंसने लगा, ये सोचते हुए कि किन्यू भरे ही विंड थंडर एल्डर तेरा कुछ न बिगाड़ पाए, लेकिन अब उसके पास उसके टैलेंट के साथ ये 6th ग्रेड होली फायर है। इसे रिफाइन करने के बाद वो एक कदम और आगे बढ़ जाएगा और तब वो वक्त आएगा जब किन्यू उसके हाथों मारा जाएगा। अचानक वांग टिए चियांग ने वांग शुआन के चेहरे पर बहुत सारे घाव देखे और गौर से देखते हुए उन चोटों का राज पूछा, लेकिन वांग शुआन ने जल्दी से उस 6th ग्रेड होली फायर को अब्सॉर्ब करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और बात टालते हुए बोला कि ये कुछ नहीं है और वो पहले इसे रिफाइन करने जा रहा है। ये कहकर वो वहां से पलट गया और उसके चेहरे पर एक बेहद संतुष्ट और खुशी भरी मुस्कान आ गई।
अपने बेटे को ऐसे फुल फॉर्म में जाता देख बूढ़ा वांग टीएच यांग खुशी से मुस्कुराया, मनी मन इस गलत फहमी में जीते हुए कि उनके बेटे को इतनी ताकतवर फ्लेम मिलने के बाद अब उनके डिवाइन मर्चेंट सेट की किस्मत रातों रात चमकने वाली है। बाप और बेटा दोनों मिलकर सपने तो ऐसे देख रहे थे जैसे कंपटीशन इनसे ही शुरू होगा और इन्हीं पर खत्म होगा। वहां ये बाप बेटे ख्याली पुलाव पका रहे थे और दूसरी तरफ त्यान ही सिटी के मेन एंट्रेंस पर एक बेहद आलीशान पैलेंक्विन की एंट्री हुई। वांग फई वहां हाथ जोड़े बड़ी बेसब्री से अपने मास्टर के आने का इंतजार कर रहा था। पैलेंक्विन को अपने सामने रुकते देख वांग फई आगे बढ़ा और बड़े अदब से पूरा झुककर उन्हें प्रणाम किया। अंदर से एक हाथ ने धीरे से पर्दा उठाया और उसके मास्टर यानी बूढ़े की इमॉर्टल एंसेस्टर ने सीधा जिन्नान किंग के मैंशन चलने का आदेश दिया। वांग फई ने आज्ञाकारी शिष्य की तरह खुशी से सर हिलाया और पैलेंक्विन पर चढ़ गया। सफर के दौरान अंदर बैठे एंसेस्टर ने अपना मेन एजेंडा क्लियर किया कि इस बार उनके इतनी जल्दी आने का मकसद शाओ युए के साथ वांग फई की शादी पक्की करवाना और फिर होली फायर कंपटीशन में उसकी फर्स्ट प्लेस सिक्योर करना है। शादी और कंपटीशन की बात आते ही वांग फई को सीधा डिवाइन सॉर्ड किंगडम की किन फैमिली वाले किन युए की याद आई और उसने उसकी पूरी डिटेल अपने मास्टर को रिपोर्ट कर दी। किन युए का नाम सुनते ही बूढ़े की इमॉर्टल एंसेस्टर थोड़े चौंक गए। सारी डिटेल सुनने के बाद एंसेस्टर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूरा गेम डिकोड कर लिया। उन्हें समझ आ गया कि इस लड़के को जरूर ग्रेट विल्डरनेस में कोई बेहद बड़ा खजाना हाथ लग गया है, जिसके दम पर उसके पास होली फायर और रेमिनेंट इमॉर्टल की दोनों हैं। उन्हें यह भी क्लिक हो गया कि उस दिन जो इमॉर्टल की उन्होंने महसूस की थी वो डेफिनेटली उसी किन युए के अंदर से निकल रही थी। वांग फई ने अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हुए एंसेस्टर को बताया कि किन युए की होली फायर की क्वालिटी इतनी हाई है कि चू लिन भी उसके आगे फेल था, इसलिए किसी भी हाल में उसे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोकना पड़ेगा। लेकिन की इमॉर्टल एंसेस्टर ने उसकी बात काटते हुए उसे शांत किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बार उसे हिस्सा लेने दिया जाए क्योंकि उनके आने के बाद उनके पास वांग फई को जिताने का एक पक्का तरीका है। फिर उस बूढ़े एंसेस्टर ने एक भयानक नीली आग निकाली और उसे वांग फई के सामने रख दिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये उनकी अपनी 6th ग्रेड अंडरवर्ल्ड गोस्ट फ्लेम होली फायर है। उन्होंने क्लियर किया कि भले ही ये 6th ग्रेड है लेकिन सालों तक पाले जाने की वजह से इसकी ताकत किसी 7th ग्रेड की आग से बहुत पीछे नहीं थी। उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक सीक्रेट टेक्निक यूज करके इस फ्लेम को हासिल करने में उसकी पूरी मदद करेंगे। वांग फई अपने मास्टर के हाथ में उस जबरदस्त आग को देखकर हैरानी और खुशी से पागल हो गया। की इमॉर्टल एंसेस्टर ने आगे समझाया कि 6th ग्रेड से ऊपर की फ्लेम्स मिलना वैसे भी बहुत रेयर है और उनका अंदाजा था कि उस लड़के किन युए के पास भी बस 6th ग्रेड ही होगी। इस अंडरवर्ल्ड गोस्ट फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के बाद वांग फई के पास जीतने का 95% चांस पहले ही पक्का हो गया था। बिना वक्त गंवाए उन्होंने अपनी उस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पावरफुल फ्लेम को हुआंग फई के शरीर में रिफाइन करवा दिया। प्रोसेस पूरा होते ही हुआंग फई ने अपने हाथ में फोर्स लगाकर उस आग को टेस्ट किया और उस भयानक गोस्ट फ्लेम को महसूस करके बेहद खुश हुआ। अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए उसने वादा किया कि वो उन्हें बिल्कुल निराश नहीं करेगा। उसके अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस अब सातों आसमान पार कर चुका था और उसने मन ही मन किन युए को खुली चुनौती दे डाली। उसका प्लान सिंपल था कि भले ही किन युए के पास डिमोनिक पावर और अजीब होली फायर हो लेकिन कल्टिवेशन में वो पीछे ही है और अब इस ताकतवर गोस्ट फ्लेम के बाद तो किन युए उसके सामने बिल्कुल नहीं टिकेगा। हर विलन पहले यही सोचकर मुस्कुराता है कि उसका बैकअप प्लान फेल प्रूफ है जब तक मेन कैरेक्टर उनका सिस्टम हैंग नहीं कर देता। सीन बदलता है और हम सीधा ज़ेन्नान किंग्स मैंशन के अंदर लैंड करते हैं। ज़ायो ये थोड़ी घबराई हुई लग रही थी लेकिन उसने अपने दादा ही यानी ज़ेन्नान किंग को बताया कि उसने आने वाले तूफान यानी उस घमंडी हुआंग फेई से निपटने का एक सॉलिड मास्टर प्लान सोच लिया है। और मास्टर प्लान क्या था? उसने अचानक अपनी उंगली किन्यू की तरफ घुमाई और आदेश दिया कि सारी हैंडलिंग अब इस लड़के के जिम्मे है। किन्यू का रिएक्शन देखने लायक था। वो बुरी तरह चौंक गया और अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति बन गया। उसके दिमाग में घंटियां बजने लगी कि लो भाई, मुफ्त में एक और नया कलेश उसके गले पड़ गया। बंदा चुपचाप खड़ा था और बिना बात के फ्रंट लाइन पर डिप्लॉय हो गया। ज़ायोये ने उसके पास आकर धीरे से स्ट्रैटेजी समझाई कि जब सही वक्त आए तो उसे अपनी पूरी ताकत दिखानी है और उस हुआंग फेई के ओवर कॉन्फिडेंस का पूरा थैला फाड़ देना है। उसी वक्त मैंशन के मेन हॉल का दरवाजा खुला और बूढ़े किन इमॉर्टल एंसेस्टर अपने चेले हुआंग फेई के साथ वहां प्रकट हुए। बूढ़े एंसेस्टर ने एक डिप्लोमेटिक मुस्कान के साथ ज़ेन्नान किंग को ग्रीट किया, याद दिलाते हुए कि उनकी मुलाकात कितने लंबे अरसे बाद हो रही है। लेकिन किन यू का रेडार कहीं और ही सेट था। उसने एक नजर हुआंग फेई पर डाली और तुरंत उसके अंदर के नए सिस्टम अपडेट को स्कैन कर लिया। उसने मनी मन हिसाब लगा लिया कि इस छपरी की होली फायर का ग्रेड अब पहले जैसा नहीं रहा। जो आग पहले 5th ग्रेड पर थी अब वो 6th ग्रेड या शायद 7th ग्रेड के बहुत आसपास घूम रही थी। किन्यू समझ गया कि इसके बूढ़े एंसेस्टर ने बैकग्राउंड में काफी सेटिंग और मेहनत की है। हुआंग फेई फुल कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ा और ज़ायोये के सामने अदब से झुकते हुए अनाउंसमेंट कर दी कि आज उसके मास्टर यहां उन दोनों की शादी पक्की करने आए हैं। ये लाइन सुनते ही ज़ायोये का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने तुरंत किन्यू का हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल में खींचकर एक ह्यूमन शील्ड की तरह खड़ा कर लिया।
उसने सख्ती से जवाब दिया कि इस शोबाजी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक फियांसे है। उसने हुआंग फेई की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए क्लियर कर दिया कि वो दोनों कभी करीब नहीं थे, बस बचपन के जान पहचान वाले हैं, और उसे सलाह दी कि अब वो उससे चिपकना बंद करे। भाई का फ्रेंड जोन लेवल सीधा मैक्स पे चला गया और पब्लिक में बेइज्जती अलग। ये रिजेक्शन देखकर किन इमॉर्टल एंसेस्टर का ईगो हर्ट हो गया। वो आगे बढ़े और किन यू को घूरते हुए गेस किया कि यही लड़का डिवाइन स्वॉर्ड किंगडम की किन फैमिली का किन यू होगा। किन यू भी कहां दबने वाला था। उसने भी एक कदम आगे बढ़ाकर निडरता से कंफर्म किया कि हाँ वो वही है। इस पर किन इमॉर्टल एंसेस्टर का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने किन यू को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि किन यू के पास जायवे का पति बनने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और उसे डिवाइन स्वॉर्ड किंगडम से भागे हुए एक आवारा कुत्ते का टैग दे दिया। उन्होंने अपना और अपने शिष्य का बैकग्राउंड फ्लेक्स करते हुए बताया कि हुआंग फेई उनका खास डिसाइपल है और आने वाले वक्त में वही तियान हे होली फायर कंपटीशन का चैंपियन बनेगा। उन्होंने किन यू से पूछा कि वो भला हुआंग फेई की बराबरी कैसे कर सकता है। जाहिर से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वो गुस्से में आगे आई और चिल्लाते हुए सीक्रेट लीक कर बैठी कि किन यू के पास भी होली फायर है और इस कंपटीशन का असली विनर सिर्फ और सिर्फ किन यू ही बनेगा। किन यू ने गुस्से से भरी जायवे को देखा और मनी मन अपना सर पीट लिया। उसे पूरा गेम समझ आ गया था। उसने रियलाइज किया कि ये कितनी चीप और आसान प्रोवोकेशन ट्रिक है और ये मासूम लड़की इसमें कितनी आसानी से फंस गई। उसने डीकोड कर लिया कि ये बूढ़ा कुत्ता दिखावे के लिए जायुए को गुस्सा दिला रहा है, लेकिन असल एजेंडा किन यू के दिमाग को उलझाना है ताकि वो कंपटीशन में डेथ बैटल के लिए मान जाए और इस लीगल प्लेटफॉर्म पर वो उसकी जान ले ले। लेकिन अगले ही पल किन यू के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया। उसने सोचा कि अगर ये लोग उसे मारना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल वही है जो वो कब से ढूंढ रहा था। इन्हें लग रहा है इन्होंने जाल बिछाया है। इन्हें क्या पता शेर खुद पिंजरे का गेट खोलकर अंदर आना है। किन इमॉर्टल एंसेस्टर अपनी ट्रिक कामयाब देखकर एक शैतानी हंसी हंसे। उन्होंने लॉजिक सेट किया कि अगर किन यू कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीत जाता है तो जाहिर है कि हुआंग फेई उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि अगर वो फर्स्ट प्लेस नहीं जीता तो उसके बाद क्या अंजाम होगा। जायोए ने गुस्से में चिल्लाकर इस प्रेडिक्शन को नामुमकिन बताया और दावे के साथ कहा कि किन यू कभी नहीं हारेगा। मौका देखते ही हुआंग फेई ने अपने पत्ते खोल दिए और सीधा शर्त रख दी। उसने कंडीशन डाली कि अगर वो टियान हे होली फायर कंपटीशन में टॉप करता है तो बिना किसी देरी के शाओयो को तुरंत उससे शादी करनी होती। उसने शाओयो की ईगो को चैलेंज करते हुए पूछा कि अगर उसे किन यू पर इतना ही भरोसा है तो वो इस शर्त से पीछे क्यों हट रही है। शाओयो ने भी अपनी जिद पर अड़े रहते हुए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बोली कि उसे किसी से डर नहीं लगता। फिर वो पलटकर किन यू को वार्निंग देने लगी कि उसने सब सुन लिया है, इसलिए उसे हर हाल में फर्स्ट प्लेस जीतनी होगी, वरना वो उस भेड़िए के हाथों में चली जाएगी। अपना मकसद पूरा होते देख बूढ़ा की इमॉर्टल एंसेस्टर वहां से निकलने के लिए पलटा और अनाउंस करके गया कि कंपटीशन के दिन वो हर एक चीज बहुत ध्यान से देखेगा। उनके आंगन से बाहर जाते ही शाओयो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसने किन यू को फरमान सुनाया कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और कंपटीशन में उसे उस वांग फेई को एक अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन किन यू का अंदर का ट्रोल जाग चुका था। उसने जानबूझकर कमजोर और लाचार बनने की एक्टिंग शुरू कर दी। उसने मायूस आवाज में शाओयो से पूछा कि क्या उसे वाकई अपने लगाए हुए दाव पर पूरा भरोसा है। उसने बताया कि हुआंग फेई की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आग जो पहले 5th ग्रेड थी अब अपग्रेड होकर 6th बल्कि ऑलमोस्ट 7th ग्रेड तक पहुंच चुकी है। शाओयो पहले तो थोड़ी नासमझी में बोली कि ऑलमोस्ट 7th ग्रेड तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगले ही सेकंड जब उसके दिमाग के फ्यूज जुड़े तो वो चीख पड़ी। उसको अचानक रियलिटी हिट हुई और उसने चिल्लाते हुए पूछा कि ये 7th ग्रेड वाली वार्निंग उसे पहले क्यों नहीं दी गई। किन यू ने अपनी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग जारी रखते हुए अपना सर पकड़ा और लंबी सांस छोड़ते हुए लाचारी जताई। उसने कहा कि अभी की स्टैटिस्टिक्स देखते हुए उसके पास उस लेवल के ओपोनेंट को हराने का कोई प्रैक्टिकल रास्ता नहीं बचा है और उसे डर है कि फ्यूचर में शाओयो को सच में उस छपरी से शादी करनी ही पड़ेगी। ये सुनते ही शाओयो की सारी हिम्मत हवा हो गई और वो पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी और वो खुद को कोसने लगी कि वह आखिर इतने जोश में आई ही क्यों और वो कितनी बड़ी बेवकूफ है। लड़की का पूरा कॉन्फिडेंस 1 मिनट में मार्केट क्रैश की तरह नीचे आ गिरा। शाओयो की ये हालत और ओवर रिएक्शन देखकर किन यू अपना कैरेक्टर ब्रेक कर गया और उसकी जोर की हंसी छूट गई। साथ ही खड़े बूढ़े जन्नान किंग को भी पूरा ड्रामा समझ आ रहा था और उनकी भी हंसी निकल गई। उन्होंने हंसते हुए किन यू को आदेश दिया कि अब इस बेचारी लड़की को सताना बंद करें। जन्नान किंग ने अपना भरोसा जताते हुए कहा कि किन यू के आगे चाहे 6th ग्रेड हो या 7th, उन्हें नहीं लगता कि इस लड़के के कॉन्फिडेंस और पावर पर इसका कोई असर पड़ने वाला है। शाओयो ने जब अपनी आंसू भरी आंखों से किन यू को देखा तो किन यू ने थोड़ा प्यार से अपना सर थपथपाया और अपनी एक्टिंग का आखिरी टच देते हुए कहा कि आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। उसी रात टियान हे इनके अंदर का माहौल एकदम शांत लेकिन टेंस था। किन यू अपनी डिवाइन पावर की आखिरी लिमिट को पुश कर रहा था। वो उन रेयर आइटम्स को रिफाइन कर रहा था जो उसे नेक्स्ट कल्टीवेशन लेवल पर पहुंचने में जरूरी थे। उसका पूरा शरीर एक बेहद चमकती हुई और इंटेंस रोशनी से जगमगा रहा था जिसकी ताकत ने पूरे कमरे को एक सूरज की तरह रोशन कर दिया था।
अचानक किन यू की आंखें खुली और उनमें एक अलग ही फोकस था। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और एक ऐसी ट्रिक की जो किसी नॉर्मल कल्टीवेटर के बस की बात नहीं थी। एक हाथ से उसने 9 फुटेड गोल्डन टॉड फैंटम को समन किया और दूसरे हाथ से जेरस फैंटम की पावर को बुलाया। फिर उसने इन दोनों बेहद अलग और ताकतवर एनर्जीज को एक साथ कंप्रेस और मिक्स करना शुरू किया। जब दोनों पावर्स एक विशाल और भयानक एनर्जी बॉल में बदल गईं, तो उसने बिना किसी डर के उस पूरी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर खींच लिया। एक बेहद जोरदार शॉकवेव निकली जिसके झटके से किन यू जमीन पर बैठ गया। लेकिन जब धूल छटी तो उसका पूरा शरीर अब एक चमकीले नीले रंग के डोमिनेटिंग ऑरा से घिरा हुआ था। उसने एक गहरी सुकून भरी सांस ली और अपनी प्रोग्रेस कंफर्म करते हुए अनाउंस किया कि उसने स्पिरिचुअल रेल्म का तीसरा लेवल सक्सेसफुली पूरा कर लिया है और अब वो कल के मेन इवेंट के लिए पूरी तरह रेडी है। अपनी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट करने के बाद वो थक कर अपने बिस्तर पर गिरा और अगली सुबह तक एक बेहद गहरी नींद में चला गया। भाई ने रात भर ग्राइंड करके अपना लेवल अप कर लिया, सुबह सीधा एग्जाम देने जाएगा। अगली सुबह का नजारा एकदम एपिक था। सीन टीएन है होली फायर कंपटीशन के उस विशाल अरीना में शिफ्ट होता है जो बिल्कुल किसी कॉलोसियम जैसा दिख रहा था। स्टैंड्स में अनगिनत दर्शक बैठे हुए थे और पूरे स्टेडियम में एक बहरा कर देने वाला हल्ला और चीयर गूंज रहा था। वीआईपी सेक्शन में बूढ़े जेन नैन किंग सेक्रेड हार्ट पैलेस की होली मेडन की ठीक बगल में बैठे थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सुकून और थोड़ी टेंशन के साथ अनाउंस किया कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टीएन हे होली फायर कंपटीशन फॉर्मली शुरू हो रहा है। उनके बगल में बैठी लैंग कियन हुआंग ने भी सहमति जताई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उम्मीद जाहिर की कि यंग मास्टर किन यू इस कंपटीशन में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेंगे। पूरा अरीना स्टैंड से लेकर जमीन तक खचाखच भरा हुआ था और लोग पूरी तरह जोश में आकर पागल हो रहे थे। सिक्योरिटी और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए 4 मेजर सेक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स अरीना के चारों कोनों पर अपनी अपनी जगह बनाए बैठे थे और इन्हीं में से एक ऊंचे खंबे पर बूढ़े की इमॉर्टल एंसेस्टर भी अपनी गद्दी जमाए ईगल आइज के साथ अरीना को स्कैन कर रहे थे। नीचे खड़ी आम जनता आपस में फुल गॉसिप मोड में थी। कोई कंपटीशन शुरू होने की खुशी मना रहा था तो कोई अफसोस कर रहा था कि काश उनके पास भी होली फायर होती तो उनका स्वैग ही अलग होता। इस बार के टीएन हे होली फायर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कल्टिवेटर्स की ऐसी भीड़ आई थी जैसे फ्री में आईफोन बंट रहे हो। और इसी भीड़ के बीच हुआंग फेई भी अपना छोटा सा दिमाग और बड़ा सा ईगो लेकर चुपचाप शामिल हो गया था। वो अपने आसपास के बाकी कॉम्पिटिटर्स को ऐसे घूर रहा था जैसे वो किसी कचरे को देख रहा हो। उसके चेहरे पर एक बेहद घमंडी और शैतानी हंसी थी। वो मन ही मन अपने कॉम्पिटिटर्स को नासमझ कीड़े बोलकर उनकी इंसल्ट कर रहा था। उसका मानना था कि इन बेचारों को आइडिया ही नहीं है कि इस कंपटीशन का विनर तो पहले से ही फिक्स्ड है। उसने जज कर लिया था कि इन छोटे छोटे कीड़ों के पास ना तो कोई खास टैलेंट है और ना ही कोई सॉलिड बैकग्राउंड, इसलिए इनके जीतने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। भीड़ के ठीक बीच वांग शुआन ने एक शैतानी मुस्कान के साथ हुआंग फेई के पीछे से आकर उसकी टांग खींचनी शुरू की। उसने ताना मारते हुए पूछा कि हुआंग फेई आज इतना आत्मविश्वास से भरा क्यों लग रहा है, जैसे चैंपियनशिप जीतना उसके लिए 90% पक्का हो गया हो। ये ताना सुनकर हुआंग फेई ने घृणा और गुस्से से पीछे मुड़कर उस निठल्ले को देखा। उसने वांग शुआन की औकात याद दिलाते हुए सवाल किया कि आज होली फायर कंपटीशन है और बिना होली फायर के वो इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहा है? क्या वो सिर्फ मुफ्त का तमाशा देखने यहां आया है? लेकिन वांग शुआन का ईगो उसके दिमाग से बड़ा था। उसने घमंड से हुआंग फेई को घूरा और जोर जोर से हंसते हुए वार्न किया कि उसके पास होली फायर है या नहीं ये उस छपरी को बहुत जल्द अपने आप पता चल जाएगा। ये दोनों निठल्ले बिना किसी लॉजिक के आपस में ही ईगो बैटल लड़ने में लगे थे, जैसे फाइनल इन्हीं के बीच होने वाला हो। ठीक उसी वक्त भीड़ का ध्यान एक शानदार और आलीशान एंट्री ने खींच लिया। किन यू का आगमन हुआ, जिसने किन फैमिली का बेहद रॉयल और खौफनाक बैटल आर्मर पहना हुआ था। उसकी प्रेजेंस ऐसी थी कि उन दोनों बेवकूफों का ईगो बैटल वहीं रुक गया और उनकी नजरें किन यू पर जम गईं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये लॉजिक लगाते हुए हुआंग फेई ने तुरंत अपना पैतरा बदला। उसने वांग शुआन को समझाया कि उन दोनों के बीच की जो भी आपसी दुश्मनी है उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनका सबसे बड़ा और आम दुश्मन सामने खड़ा किन यू है। वांग शुआन ने भी तुरंत हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। किन यू ने उन दोनों नमूनों को घूरते हुए देखा तो उसके होठों पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि इन दोनों की स्टुपिडिटी का सच में कोई इलाज नहीं है। फिर मजे लेते हुए उसने प्रवोक करने के इरादे से अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए उन्हें ग्रीट किया। उसने उम्मीद जाहिर की कि वो दोनों आज अच्छा परफॉर्म करेंगे और उन्हें ताना मारा कि बस कोशिश करना कि हारने के बाद उनकी इतनी बुरी तरह बेइज्जती ना हो कि मुंह दिखाने लायक ना रहें। ये वार्निंग सुनकर वैंग जुआन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बेशरम और घमंडी बोलकर किन यू पर चिल्लाया और धमकी दी कि आज का दिन किन यू की मौत का दिन होगा।
वोंग फेरी भी कहां चुप रहने वाला था। उसने अपने दांत पीसकर गुस्से में जवाब दिया कि किन यू को जितना हंसना है अभी हंस ले, बाद में रोते वक्त उसके पास आंसू भी नहीं बचेंगे। इन विलन्स का हार्डवेयर तो अपडेट हो गया था, पर इनका सॉफ्टवेयर अभी भी लो बजट ही था। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर नजर रखे टियानहे डायनेस्टी के चारों मेजर सेक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में असेसमेंट कर रहे थे। जेड मेडन सेक्ट की रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी बात शुरू करते हुए एक्सेप्ट किया कि इस साल के कंपटीशन में वाकई बहुत से नए और ताकतवर एक्सपर्ट्स आए हैं और मेजर सेक्ट्स की ताकत भी काबिले तारीफ है। लेकिन उनका सारा ध्यान नीचे भीड़ में खड़े उस एक लड़के पर आकर रुक गया। उन्होंने गौर किया कि वो मार्शल आर्टिस्ट उस पूरी भीड़ में सबसे अलग और डोमिनेंट लग रहा था। अचानक उनके बगल में खड़ी एक जवान लड़की को कुछ जानी पहचानी फीलिंग आई। उसने ध्यान से नीचे देखा और उसे यकीन नहीं हुआ। वो लड़की तुरंत हवा में कूदी और अपने शानदार छाते का इस्तेमाल करते हुए हवाई नजाते के साथ अनगिनत लोगों के बीच से होती हुई सीधा किन यू के ठीक सामने आकर उतरी। उसने हैरानी और खुशी से पुकारा, जिसने किन यू को अपना सर उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया। उसने कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या वो वाकई किन यू है। ये बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल लड़की कोई और नहीं, जेड मेडन सेट की खास डिसाइपल ली किंग याओ थी। किन यू ने जब अपनी पुरानी दोस्त को देखा तो वो हल्के से मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर बताया कि पिछले 3 सालों से जब से वो कल्टीवेशन के लिए जेड मेडन सेट गई थी, उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। उसने तारीफ की कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि किंग याओ इतनी जल्दी एक इतनी खूबसूरत और आकर्षक जवान लड़की बन जाएगी। किंग याओ ने भी किन यू की आंखों में गौर से देखते हुए नोटिस किया कि किन यू में भी काफी बदलाव आ गए हैं और उसने सच्चाई बताई कि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो किन यू को इस भयानक होली फायर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हुए देखेगी। किन यू ने अपने इरादे पूरी तरह क्लियर कर दिए और मुस्कुराते हुए बताया कि इस कॉम्पिटिशन में वो फर्स्ट प्लेस को किसी भी हाल में अपने नाम करने का पूरा इरादा बना चुका है। लेकिन इस खुशी के बीच किंग याओ की आंखों में दुख की एक झलक आई। उसने बताया कि किन यू के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ, उसने वो सारी बातें सुन ली थी। उसे इस बात का दुख था कि किन फैमिली ने पूरे दिल से डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी की सेवा की, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पिता और बहन इतने गिरे हुए और धोखेबाज निकलेंगे। किन यू ने पुराने घावों पर मिट्टी डालते हुए प्यार से किंग याओ के सर पर हाथ थपथपाया। उसने दिलासा देते हुए समझाया कि सब ठीक है और वो दुश्मनी उसके और उसके परिवार के बीच की बात है, इसलिए किंग याओ को इस मसले में खुद को दोषी मानने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वीआईपी एरिया में बैठी जेड मेडन सेट की रिप्रेजेंटेटिव ये सारा रीयूनियन बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। जब उन्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आया तो उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्हें याद आया कि ये तो वही किन यू है जिसने ली जियान हे का गेम बजाया था। उन्होंने मनी मन लॉजिक लगाया कि अगर किन यू और उनकी लिटिल जूनियर सिस्टर किंग याओ एक साथ बड़े हुए हैं तो इनका रिश्ता पक्का मामूली नहीं होगा। अगर किन यू सच में इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल कर लेता है तो शायद उनका सेट इस कनेक्शन का फायदा उठाकर आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा हासिल कर सकता है। अरे हाँ दोस्तों, पॉलिटिक्स और फायदे की कैलकुलेशन तो इन रिप्रेजेंटेटिव्स के खून में दौड़ती है। वहीं नीचे आम दर्शकों में खड़ा एक लड़का ये पूरा सीन देखकर जल भुन रहा था। उसने चिढ़कर अपने दोस्त से शिकायत की कि आखिर ये सफेद बालों वाला लड़का है कौन जो जेड मेडन सेट की इतनी खूबसूरत लड़की के इतने करीब खड़ा है। उसके बगल में खड़े समझदार आदमी ने उसे टोकते हुए समझाया कि वो लड़का मामूली नहीं बल्कि आशिकों का सरदार है। उसने चैलेंज दे दिया कि इस कंपटीशन के दौरान इस लड़के के आसपास 3 से कम टॉप नॉच लड़कियां हुई ना तो वो अपना नाम तक बदलने को तैयार है। भाई का प्रेडिक्शन लेवल सीधा नॉस्ट्राडामस को टक्कर दे रहा था। ठीक उसी वक्त डूगू वॉर्नर भी भीड़ से निकलकर धीरे धीरे चलती हुई आई और किन यू के ठीक बगल में खड़ी हो गई। उसने मजाक किया और ताने भरे लहजे में कमेंट किया कि यंग मास्टर के आसपास वाकई खूबसूरत साथियों की महफिल कभी कम नहीं होती। ये देखते ही वो दर्शक जिसका नाम बदलने का चैलेंज था चिल्ला पड़ा। उसने एक्साइटेड होकर इशारा किया कि देखो एक और लड़की आ गई और सब की सब एक से बढ़कर एक हुस्न की मल्लिका है। किन यू ने वॉर्नर की इस छेड़छाड़ पर दिल खोलकर हंसते हुए जवाब दिया कि वो बस उसे बेवजह मस्का लगा रही है। इसी बीच किंग याओ को समझ आ गया कि अब इवेंट शुरू होने का वक्त हो रहा है। उसने अपना छाता वापस खोला और किन यू से ऊपर वापस जाने की इजाजत मांगी। अपनी लाइटनेस स्किल का इस्तेमाल करके हवा में उड़ते वक्त उसने पीछे मुड़कर किन यू को मोटिवेट करते हुए पुकारा कि इस कॉम्पिटिशन में उसे अपना 100% देना ही होगा। किन यू ने हामी भरी और उसके उड़ते हुए फिगर को तब तक देखता रहा जब तक वो उन चारों खंभों की तरफ वापस नहीं चली गई। उसने मन ही मन उससे वादा किया कि वो फिक्र न करे क्योंकि इस होली फायर कंपटीशन की टॉप पोजीशन किसी भी हाल में सिर्फ उसकी ही होगी। जैसे ही किंग याओ वापस ऊपर आई, उसकी सीनियर सिस्टर डिसाइपल ने उसे टॉन्ट मारते हुए याद दिलाया कि अगर किन यू सच में फर्स्ट प्लेस जीत लेता है तो आने वाले वक्त में उन्हें अपनी इस लिटिल सिस्टर पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक उसी पल प्लेटफॉर्म पर एक और जवान लड़की की एंट्री हुई और आसपास के सारे कंटेस्टेंट्स के बीच जैसे करंट दौड़ गया। सब आपस में खुसफुस करने लगे कि देखो वो भी यहाँ आ गई है। किन यू ने भी जब अपने सामने खड़ी उस आकर्षक शख्सियत को देखा तो एक पल के लिए वो हैरान रह गया। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आइस सोल सेक्ट की आखिरी उम्मीद डिसाइपल चू हान यी थी।
आसपास के दर्शक उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करने लगे। उन्होंने बताया कि ये लड़की आइस सोल सेक्ट की वो जीनियस प्रोडिजी है जो सदियों में एक बार पैदा होती है और सिर्फ 16 साल की छोटी सी उम्र में ही वो स्पिरिचुअल रेल्म के 5th लेवल पर बैठी है। प्लस उसके पास 6th ग्रेड की होली फायर भी है। एक आदमी ने हैरानी से एक्सेप्ट किया कि उसने चू हानयी को तब देखा था जब वो एक नाक बहने वाली छोटी बच्ची थी और अब 3 साल के आइसोलेशन के बाद वो इतनी आकर्षक और खतरनाक बन चुकी है, इसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। चू हानयी धीरे धीरे एक ठंडे ऑरा के साथ चलते हुए आई और ठीक किन्यू के सामने आकर खड़ी हो गई। किन्यू ने भी बिना डर के उसकी आंखों में सीधा देखा। इन्हें ऐसे सामने खड़े भीड़ में खड़े वो दोनों नमूने और जल गए। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आखिर ये आवारा लड़का इस टॉप टियर लड़की को भी अपने जाल में फंसाने में कैसे कामयाब हो रहा है। चू हानयी हल्के से किन्यू के पास से गुजरी और धीरे से उसका नाम पुकारा, जिसने किन्यू को थोड़ा चौंका दिया। चू हानयी ने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए बताया कि उसके किन फैमिली के साथ पुराने रिश्ते हैं, इसलिए अगर आने वाले वक्त में किन्यू को किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो वो बिना झिझक उसके पास आ सकता है। लेकिन उसने तुरंत अपना प्रोफेशनल मोड ऑन करते हुए ये क्लियर कर दिया कि क्योंकि अभी वो दोनों इस होली फायर कंपटीशन में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, इसलिए इस बैटल में वो उस पर रत्ती भर भी रहम नहीं खाएगी। उसकी ये सीधी और ठंडी चेतावनी सुनकर किन्यू मन ही मन मुस्कुराया और उसने सोचा कि ये लड़की वाकई अपने आप में एक अलग ही कैरेक्टर है। मतलब लड़की ने एक ही सांस में फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी और डेथ थ्रेट भी दे दिया। क्या कमाल की मल्टीटास्किंग है। कुछ ही देर में अनगिनत प्रतियोगी उस विशाल थंडर प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो चुके थे और टियानहे होली फायर कंपटीशन के आगाज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किन्यूगी उसी हजारों की भीड़ के बीच चुपचाप खड़ा मैच शुरू होने की राह देख रहा था। अचानक एक लड़की भीड़ से निकलकर आगे आई और उसने बेहद फ्रेंडली अंदाज में किन्यू को ग्रीट किया। किन्यू ने अपनी याददाश्त पर जोर डाला ताकि इस नई एंट्री को पहचान सके। उसने गौर किया कि उस लड़की के सर पर गहरे लाल रंग के सींग थे और उसके काफी बड़े पिछवाड़े के पीछे से एक पूंछ निकल रही थी। अपीयरेंस से साफ क्लियर था कि ये लड़की किसी वाइल्ड ट्राइब से ताल्लुक रखती है। उस लड़की ने पूरे जोश के साथ चारों तरफ हाथ हिलाकर सबको हेलो बोला और सबसे रिक्वेस्ट की कि इस कंपटीशन में उसका मार्गदर्शन करें। फिर उसने वापस किन्यू की तरफ मुड़कर उसे दोस्ती भरी स्माइल दी, जिसका जवाब किन्यू ने भी एक पोलाइट और अदब भरी मुस्कान से दिया। भाई का ऑरा ही ऐसा है, जहां खड़ा होता है नई दोस्ती अपने आप चलकर आ जाती है। लेकिन पीछे खड़ी दुगु वनर को ये सब देखकर जलन होने लगी। उसने किन्यू को घूरते हुए ताना मारा कि यंग मास्टर किन की जान पहचान वाकई बहुत से अलग अलग लोगों से है। किन्यू ने उस लड़की को घूरते हुए अपने पिछले जन्म के डेटा को स्कैन करना शुरू किया। उसे याद आया कि ये लड़की पिछले जन्म में भी यहां आई थी और इसने इस होली फायर कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। उसका बैकग्राउंड तब भी बेहद रहस्यमयी था और वो खुद को बस एक इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर बताती थी। पिछले जन्म में इस लड़की ने अपनी भयंकर और आउट ऑफ द बॉक्स ताकत के दम पर बाकी सबको बुरी तरह कुचलकर जीत हासिल की थी। बाद में यह बड़ा खुलासा हुआ था कि इसकी कल्टीवेशन छुपे रुस्तम की तरह स्पिरिचुअल रेल्म लेवल 9 तक पहुंच चुकी थी और इसके पास 8th ग्रेड से भी ऊपर की कोई खतरनाक होली फायर थी। लेकिन सबसे अजीब और सस्पिशियस बात यह थी कि कंपटीशन जीतने के ठीक बाद वो लड़की हवा में ऐसे गायब हो गई थी जैसे उसका कभी वजूद ही ना हो। किन्यू ने तय कर लिया कि इस जन्म में उसे इस रहस्यमयी औरत को बहुत करीब से ऑब्जर्व करना होगा ताकि इसका असली बैकग्राउंड पता चल सके। ठीक उसी वक्त वीआईपी टावर से बूढ़े किन इमॉर्टल एंसेस्टर की बुलंद आवाज गूंजी, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि अब वक्त लगभग पूरा हो चुका है। ये डिक्लेयर करते ही वो और जिन्नन किंग उस ऊंचे टावर से सीधा नीचे प्लेटफॉर्म पर कूद गए। जिन्नन किंग ने आगे बढ़कर भीड़ के शोर को शांत करवाया। उन्होंने सबको इस कंपटीशन की सीरियसनेस याद दिलाते हुए बताया कि टियानहे होली फायर कंपटीशन टियानहे डायनेस्टी के लिए एक बेहद जरूरी और अहम इवेंट है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आज सभी प्रतियोगी किसी चीट कोड या बैकग्राउंड के बिना सिर्फ अपनी औकात और काबिलियत के दम पर टॉप पोजीशंस हासिल करेंगे। फिर उस बूढ़े किंग ने अपना हाथ हवा में उठाकर चारों मेजर सेक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को नीचे आने का फॉर्मल न्योता दिया। चारों रिप्रेजेंटेटिव्स भी अपने अपने स्टाइल में धीरे धीरे नीचे कूदे। हर एक रिप्रेजेंटेटिव प्लेटफॉर्म के अलग अलग कोहों पर एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। फिर उन चारों ने पूरे सिंक में अपनी डिवाइन पावर को रिलीज किया, जिससे प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक विशाल और डोमिनेटिंग नीले रंग का एनर्जी फील्ड बन गया। उस ऊर्जा के क्षेत्र के ठीक बीच में से आग में जलता हुआ एक ग्लोइंग पीला क्रिस्टल धीरे धीरे जमीन फाड़कर बाहर आया। इस आइटम को देखते ही वोंग फे की आंखें फटी रह गईं। उसने हैरानी और तारीफ से भीड़ को बताया कि ये तो लेजेंडरी हेवनली कोर होली फायर स्टोन है।
वॉन्ग श्वेन ने भी उस जलते हुए पत्थर को घूरते हुए उसकी विकिपीडिया हिस्ट्री सुनाना शुरू कर दी। उसने बढ़ चढ़कर बताया कि ये हेवनली कोर होली फायर स्टोन इस पूरी टियानहे डायनेस्टी की सबसे रहस्यमयी चीज है जिसे आसमान और जमीन ने मिलकर फॉर्ज किया है। उसके मुताबिक ये रेयर स्टोन ना सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट्स को अपनी होली फायर कंट्रोल करने में एक्स्ट्रा ग्रिप देता है, बल्कि उनके शरीर के अंदर मौजूद होली फायर का ग्रेड तक अपग्रेड कर सकता है। और क्योंकि ये पत्थर पुराने वक्त से लेकर आज तक इतना ओवर पावर और कीमती रहा है, इसलिए किसी एक सेक्ट की औकात नहीं थी इसे अकेले रखने की। नतीजन इस पर 4 मेजर सेक्ट्स का बराबर का जॉइंट अधिकार रहा है। टावर और प्लेटफॉर्म पर मौजूद लगभग सारे प्रतियोगी उस पत्थर का चमत्कार देखकर दंग थे, लेकिन किन्यू ने बड़े आराम से एक हल्की सी उबासी लेते हुए उसे देखा और मनी मन हंसा। उसने सोचा कि ये छोटी सी कंकड़ जैसी चीज इन बेचारों को इतना हैरान कर रही है। अगर इन छोटे दिमाग वालों को यह पता चल जाए कि ग्रेट विल्डरनेस की गहराइयों में ठीक ऐसा ही पर एक पूरे पहाड़ के साइज जितना बड़ा हेवनली कोर होली फायर स्टोन चुपचाप रखा हुआ है, तो इनका तो सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। गरीब लोगों ने सोने का सिक्का देख लिया तो पागल हो गए। भाई का पूरा खजाना तो वहां विल्डरनेस में पड़ा है। माहौल को सेट करने के लिए सेक्रेड हार्ट पैलेस की लेंग क्यू होंग ने माइक संभाला। उन्होंने भीड़ को बताया कि सब समझ ही गए होंगे कि ये हेवनली कोर होली फायर स्टोन है और जिनके पास पहले से होली फायर है उनके लिए ये पत्थर एक चीट कोड की तरह है। उन्होंने बताया कि वैसे तो ये स्टोन 4 मेजर सेक्ट्स मिलकर मैनेज करते हैं और हर सेक्ट इसे साल में सिर्फ 3 महीने तक यूज कर पाता है, लेकिन यहां उन्होंने ट्विस्ट दिया कि अगर कोई इस होली फायर कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीत लेता है और फिर उन 4 मेजर सेक्ट्स में से किसी एक को फॉर्मली ज्वाइन कर लेता है, तो अगले पूरे 1 साल तक वो अकेला इस रेयर स्टोन की आग का मजा ले सकता है। उसके इतना बोलते ही वो क्रिस्टल एक बेहद विशाल आग की लपट में बदल गया और इस धमाकेदार विजुअल के साथ इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। आसपास खड़ी भीड़ झूम उठी और उनका कंपटीशन जीतने का जोश और लालच दोगुना हो गया। लेंग क्यू होंग ने अपना स्पीच खत्म करके एक गहरी और उम्मीद भरी सोच के साथ किन यू की तरफ देखा, ये चाहते हुए कि किन यू अपनी कही बातों पर खरा उतरे। अब बारी आई टेक्निकलिटीज की। चूलिन आगे बढ़ा और उसने रेफरी बनकर कंपटीशन के रूल्स अनाउंस करने शुरू किए। उसने बताया कि रूल्स बहुत सिंपल है। कुल मिलाकर 3 राउंड होंगे, जिसमें पहला राउंड सीधा 1-on-1 डेथ मैच जैसा ड्यूल होगा। जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हारेगा वो घर जाएगा। फिर उसने सबको आगे आकर अपने लॉट्स या टोकन्स निकालने का आदेश दिया। चूलिन ने अपनी डिवाइन पावर का शो ऑफ करते हुए सारे टोकन्स को हवा में उड़ाया और उन्हें भीड़ के ऊपर फैला दिया। हर एक प्रतियोगी हवा से अपना टोकन लपकने लगा। जब किन्यू की बारी आई तो उसने आगे बढ़कर अपना टोकन लिया और चूलिन को घूरते हुए सीधा ताना मारा। उसने चूलिन को एक्सट्रीम सनसेट का छोटा सा डिवाइन चाइल्ड बोलकर पूछा कि कहीं उसने इन टोकन्स निकालने वाले खेल में अकेले में कोई घटिया चाल तो सेट नहीं की हुई। चूलिन का ईगो तुरंत हर्ट हो गया। उसने गुस्से में भरकर किन्यू को वार्न किया कि वो चूलिन को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है, लेकिन किन्यू ने आगे बढ़कर अपना टोकन जोर से हवा में उछाला और हंसते हुए चैलेंज दिया कि अगर चूलिन कोई चाल चलने की कोशिश कर भी ले तो उससे उसके नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चूलिन और बुरी तरह चढ़ गया। उसने किन्यू को घूरते हुए टॉन्ट मारा कि बातें तो वो बहुत बड़ी बड़ी बना लेता है, लेकिन अब वो भी देखेगा कि किन्यू असल बैटल में कहां तक टिक पाता है। किन्यू वहां से बिल्कुल चिल अंदाज में सीटी बजाता हुआ निकल गया और मजे लेते हुए चूलिन को इन्वाइट किया कि वो अपनी आंखें बड़ी करके खुला रखे और ध्यान से उसका मैच देखे। टोकन ड्राइंग का प्रोसेस खत्म होने के बाद चूलिन ने जोर से ऐलान किया कि सब लोग अपने हाथ में पकड़े टोकन पर लिखे नंबर्स चेक करें। उसने रूल बताया कि जिन 2 लोगों के नंबर्स मैच करेंगे वो इस पहले राउंड में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे। किन्यू ने अपना टोकन खोलकर देखा, उस पर सीधा नंबर 5 चमक रहा था। उसने कैजुअली सोचा कि देखते हैं इस राउंड में उसके हाथों पिटने की किस्मत किसकी लिखी है। चूलिन ने अपना हाथ उठाया और ऑफिशियली आगे ऐलान किया कि जिन्हें टोकन नंबर 1 मिला है वो तुरंत तैयारी शुरू करें और बाकी सभी फाइटर्स थोड़ी देर के लिए अरीना से बाहर चले जाएं ताकि जगह खाली हो सके। इसी के साथ टियानहे होली फायर कंपटीशन का पहला खूनी मैच ऑफिशियली शुरू हो गया। पहली भिड़ंत एक बेहद डरावने वन आइड डीमन और टकराने का शौक रखने वाले एक सन्यासी के बीच की। दोनों ने शुरुआत में थोड़ी इज्जत दिखाते हुए अदब से हाथ जोड़े और एक दूसरे को प्रणाम किया, लेकिन अगले ही सेकंड उस वन आइड डीमन ने अपने भयानक दांत दिखाए और सीधा फायर फ्लेम माउथ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आग उगल दी। बस एक ही वार में उस सन्यासी की सारी शांति और ताकत धरी की धरी रह गई और वो प्लेटफॉर्म से उड़कर नीचे जा गिरा। मैच 1 सेकंड में खत्म। जीतने के बाद वो राक्षस जोर जोर से हंसा और खुशी खुशी इनर सर्कल यानी विनर जोन में चला गया। ये शॉर्ट मैच देखने के बाद वीआईपी जोन में खड़े हुआंग फई ने मन ही मन एक घमंडी मुस्कान के साथ ताना मारा। उसने उनकी फर्स्ट ग्रेड होली फायर का मजाक उड़ाते हुए सोचा कि ऐसी कजरा आग के साथ ये लोग यहाँ कंपटीशन में हिस्सा लेने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं। उसके ठीक बगल में खड़े वैंग सुआन ने भी चमचागिरी करते हुए बीच में बोलकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला कि इस दुनिया में बेवकूफों की वाकई कोई कमी नहीं है। उस पहले मैच के बाद
बाकी के मैचेस भी जल्दी जल्दी निपटा दिए गए। जैंग वूजी, ली मोचो और स्टीफन चो ने भी बिना किसी दिक्कत के अपने अपने ओपोनेंट्स को एक झटके में ढेर किया और इनर सर्कल की तरफ आगे बढ़ गए। आखिरकार जिसका सबको इंतजार था, पांचवा मैच शुरू हुआ। ये मैच किन यू और उसके ओपोनेंट के बीच था, जिसका अजीब सा नाम चिन क्वेल एग था। भाई का नाम सुनकर ही लग रहा है कि ये आदमी सीरियस डैमेज तो नहीं, बस ऑमलेट बनाने लायक है। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उस चिन क्वेल एग ने किन यू को ऊपर से नीचे तक नीची नजरों से जज किया। उसने किन यू को अमीरों का एक बिगड़ा हुआ बच्चा करार दिया और फ्री की सलाह दी कि अगर वो यहाँ बेमौत नहीं मरना चाहता तो उसके आगे चुपचाप हार मान ले। किन यू ने एक गहरी लंबी सांस ली और बिना कोई लंबा चौड़ा भाषण दिए सीधा अपनी मिडिल फिंगर उठाकर उस चिन क्वेल एग को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने बस इतना प्रोवोक किया कि बातें कम कर और आ गया, बटेर के अंडे जैसी शक्ल वाले। ये यूनिवर्सल इंसल्ट देकर चिन क्वेल एक गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया। उसने अपनी सारी बची खुची डिवाइन पावर एक साथ इकट्ठा की और एक भयानक दहाड़ते हुए शेर का इल्यूजन अपने पीछे समन कर लिया। उसने चिल्लाते हुए वार्निंग दी कि किन यू अब सीधा मौत को दावत दे रहा है, लेकिन किन यू पर इसका 0% असर हुआ। उसने आराम से अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे और उस इल्यूजन को बेहद घृणा और बोरियत से घूरते हुए अपनी जगह पर खड़ा रहा। चारों वीआईपी खंभों पर से मैच देख रही लेंग कियान हुआंग ने ध्यान से किन यू के दुश्मन को एनालाइज किया। उन्होंने इवैल्यूएट किया कि उसकी 3rd ग्रेड होली फायर बुरी नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से उसका सामना ठीक उस गलत आदमी से हो रहा था जिसका लेवल इन सबसे बहुत ऊपर था। नीचे प्लेटफॉर्म पर चिन क्वेल एग अपने इल्यूजन वाले शेर की दहाड़ के साथ तेजी से किन यू की तरफ दौड़ा। उसने चिल्लाते हुए किन यू को एक कमजोर सफेद खरगोश बुलाया और उसे मरने का आदेश दिया, लेकिन किन यू बिल्कुल शांति से अपनी जगह पर जड़ा रहा। जैसे ही ओपोनेंट रेंज में आया, किन यू ने बहुत ही कैजुअली और एफर्टलेसली अपना पैर हवा में उठाया और सीधा उस चिन क्वेल एग के जबड़े पर एक ऐसी जोरदार लात जड़ दी जिसमें कोई फैंसी इफेक्ट नहीं था, बस प्योर फिजिकल पावर थी। वो सिंपल सी लात इतनी डेविस्टेटिंग थी कि चिन क्वेल एग को अपना मुंह बंद करने या रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। वो वहीं बेहोश हो गया और एक जिंदा लाश की तरह हवा में उड़ता हुआ सीधा अरीना के बाहर जा गिरा। 1 सेकंड में गेम ओवर। आसपास के बाकी प्रतियोगी और दर्शक ये ब्रूटल और क्विक नजारा देखकर हैरान और दंग रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। आइसोल सेक्ट की चू हान यी, जो ये मैच पूरे फोकस से देख रही थी, किन यू की ताकत का हिसाब लगाने लगी। उसने सोचा कि किन यू के दुश्मन के पास स्ट्रॉन्ग 3rd ग्रेड होली फायर थी और उसने अपना पावरफुल अल्टीमेट अटैक भी यूज किया था। फिर भी किन यू ने बिना किसी टेक्निक के बस अपने पैर से एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी लात मारी और उस एक वार में ही मैच खत्म कर दिया। चू हान यी को रियलाइज हुआ कि किन यू उसकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। मैच 1 सेकंड में खत्म करने के बाद किन यू ने बेहद रिलैक्स्ड अंदाज में अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखे और वहां से चलते हुए कंप्लेन की कि ये सब कितना बोरिंग था, क्योंकि यहाँ आने वाले सारे ओपोनेंट्स एकदम कमजोर और बेकार हैं। किन यू का ये घमंड देखकर भीड़ में खड़े वैंग सुहान की रूह जल गई। उसने किन यू की जाते हुए पीठ को घूरा और गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा कि वो अभी जितना चाहे घमंड कर ले, लेकिन जब उसकी बारी आएगी तो वो उसे कच्चे चबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अगला राउंड छठा था और यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई सीन नहीं था। होंग फेई ने अरीना में उतरते ही पलक झपक के अपना मैच ऐसे जीत लिया जैसे सुबह का नाश्ता निपटा रहा हो। उसके तुरंत बाद वैंग ज़ुएन ने भी अपने ओपोनेंट को एक ही झटके में ढेर करके अगले राउंड का टिकट कटा लिया। दूसरी तरफ उस गुमनाम वाइल्ड ट्राइब गर्ल और आइस सोल सेट की चू हनही का रास्ता भी एकदम क्लियर था। उन दोनों ने बिना किसी मेहनत के अपने अपने मैचेस में दुश्मनों को आसानी से धूल चटा दी। इन वन साइडेड ठंडे मैचेस को देखकर प्लेटफॉर्म के बाहर रेफरी की ड्यूटी निभा रहा चूलिन पूरी तरह बोर हो चुका था। एक्शन को थोड़ा मसालेदार बनाने के लिए उसके दिमाग में खुराफात आई और उसने सीधा एक बेटिंग पूल यानी सट्टेबाजी शुरू करने का ऑफर पटक दिया। वीआईपी पैनल में बैठे बूढ़े की इमॉर्टल एंसेस्टर को तो जैसे ऐसी ही किसी एक्टिविटी की तलाश थी। उन्होंने पूरे जोश के साथ इस आइडिया को ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक के बाद एक वहां मौजूद इमोशनलेस स्वॉट सेक्ट समेत सभी मेजर सेक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स का ईगो जाग गया और महफिल किसी हाई स्टेक्स कसीनो में बदल गई। सट्टा शुरू करते हुए चूलिन ने अपने हाथ में डिवाइन पावर इकट्ठा की और एक चमकती हुई 3rd ग्रेड मसल एंड बोन ब्रेकिंग पिल हवा में निकाल ली। उसका सीधा दांव होंग फे की जीत पर था। अपने चेले पर बेट लगती देख कि इमॉर्टल एंसेस्टर की बाँछें खिल गईं। उन्होंने भी पीछे ना रहते हुए अपनी खुद की फॉर्ज की हुई खतरनाक प्राउड बोन स्वॉर्ड निकाली और उसे होंग फे पर दांव पर लगा दिया। सेक्रेड हार्ट पैलेस की लेंग कियान होंग ये सब देखकर हल्के से मुस्कुराई। उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ बच्चे नहीं खेल रहे। अपना और अपने सेक्ट का भौकाल बनाए रखने के लिए उन्होंने हवा में एक शानदार और चमकता हुआ सुनहरा सेलेस्टियल स्टार आर्मर प्रकट किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना दांव यंग मास्टर किन यू की जीत पर खोक दिया। इमोशनलेस स्वॉर्ड सेक्ट के ल्यू जुलैंग भी इस बिडिंग वॉर में उतर आए। उन्होंने एक खतरनाक 3rd ग्रेड हार्टलेस पिल दांव पर लगाकर वैंग ज़ुएन पर अपना भरोसा जताया और आखिर में येड मेडन सेक्ट की रिप्रेजेंटेटिव ने सबको हैरान करते हुए अपनी लो ग्रेड मिस्टिक मार्शल आर्ट फ्लोइंग क्लाउड स्टेप की मैनुअल निकाली और अपनी ही डिसाइपल चू हनिये पर खेल दी। वीआईपीज़ को इन लेजेंडरी और बेकीमती खजानों को लूडो की गोटियों की तरह दांव पर लगाता देख
आम जनता और बाकी एलिमिनेटेड प्रतियोगी लालच और हैरानी से भर गए। चारों तरफ यही चर्चा थी कि 4 मेजर सेक्ट्स वाकई अलग ही लेवल पर ऑपरेट करते हैं। एक बेचारे प्रतियोगी ने ठंडी आह भरते हुए अपनी किस्मत को कोसा, ये ख्याली पुलाव पकाते हुए कि अगर वो इन सेक्ट्स में एक सफाई कर्मचारी भी बन जाए तो उसकी आम जिंदगी से 1000 गुना बेहतर होता। गरीबी में आटा गीला होने वाली बात इधर एकदम फिट बैठ रही थी। इसी अमीरी और सट्टेबाजी के फ्लेक्स के बीच उस गुमनाम वाइल्ड ट्राइब लड़की ने एक बहुत ही शार्प बाउंसर मार दिया। उसका सीधा सवाल था कि अगर इन सारे वीआईपीज की प्रेडिक्शंस उल्टी पड़ गईं तो इन लेजेंडरी आइटम्स का आखिर बनेगा क्या। चूलिन ने बिना किसी टेंशन के रूल क्लियर किया कि ऐसी हालत में ये सारी दांव पर लगी चीजें चुपचाप होली फायर कॉम्पिटिशन के आखिरी विनर की जेब में चली जाएंगी। ये जैकपॉट का नियम सुनते ही उस वाइल्ड ट्राइब लड़की ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और उसकी एक शैतानी मुस्कान निकल आई। उसने पूरे क्राउड के सामने खुलेआम क्लेम कर दिया कि इस होली फायर कॉम्पिटिशन की टॉप पोजीशन की असली लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ उसके और उस सामने खड़े यंग मास्टर किन के बीच होगी। बाकी सब तो यहां बस भीड़ बढ़ाने आए हैं। पास ही खड़ा किन यू ये बिन मांगी लाइमलाइट देकर हकाबका रह गया। उसका दिमाग घूम गया कि आखिर इस औरत ने अचानक बिना बात के दुश्मनी और राइवलरी का पूरा फोकस उसकी तरफ क्यों मोड़ गया। दूसरी तरफ खुद को मेन हीरो समझने वाले वैंग ज़्वान के ईगो पर यह बात भारी पड़ गई। वो गुस्से में आग बबूला हो उठा और उस वाइल्ड लड़की को उसकी औकात याद दिलाने लगा। उसका घमंड बोल रहा था कि जब ग्रेट वैंग ज़्वान यहां जिंदा खड़ा है तो कोई और चैंपियन बनने के सपने कैसे देख सकता है। आसपास की भीड़ ने भी हल्ला मचाकर इस बात की गवाही दी कि यहां जीतना इतना आसान नहीं होने वाला। माहौल को पूरी तरह गर्म होता देख चूलिन ने दूसरे राउंड की घोषणा कर दी। ये कोई नॉर्मल राउंड नहीं बल्कि एक सीधा और ब्रूटल फ्री फॉर ऑल बैटल थी जहां कोई भी किसी की भी गर्दन नाप सकता था। ये रूल अनाउंस होते ही वांग जुआन और हुआंग फेई की नजरें लेजर की तरह घूमकर सीधा किन्यू पर लॉक हो गईं और गौर करने पर पता चला कि सिर्फ ये दोनों छपरी ही नहीं बल्कि अरीना में खड़े लगभग सारे फाइटर्स सिर्फ किन्यू को ही अपना निशाना बनाए हुए थे। किन्यू ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और उसकी आंखों में एक तेज चमक आई। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर थी। इन सब लोगों को पर्दे के पीछे पहले से ही खरीद लिया गया था। उसने मन ही मन इन भाड़े के टट्टुओं की मासूमियत और इनकी बेवकूफी की फौज पर तरस खाया। चूलिन ने टाइमर सेट करते हुए आखिरी रूल्स क्लियर किए। इस बैटल रॉयल का वक्त सिर्फ एक अगरबत्ती जलने तक का था। जब धुआं खत्म होगा तो प्लेटफॉर्म पर जिंदा बचे आखिरी 4 लोग ही फाइनल मैच में एडवांस करेंगे। रूल एकदम स्ट्रिक्ट और खूनी था। पहला राउंड बस कचरा साफ करने के लिए था, लेकिन ये राउंड होली फायर की असली ताकत का फाइनल इम्तिहान था। सभी फाइटर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी होली फायर का इस्तेमाल कर सकते थे। मार्शल स्किल्स या कल्टीवेशन बेस का सहारा लेना बिल्कुल बैन था। ये बताते ही दूसरा राउंड ऑफिशियली शुरू हो गया। स्टैंड्स में बैठी जनता का जोश आसमान फाड़ रहा था। ठीक उसी पल जैसा किन्यू ने प्रेडिक्ट किया था, वैंग जुआन और हुआंग फेई की वो खरीदी हुई पूरी फौज एक साथ भेड़ियों के झुंड की तरह सीधा उसी की तरफ दौड़ पड़ी। उनमें से एक ओवर एक्साइटेड अटैकर ने हाथ में अपनी होली फायर जमा करके किन्यू को सीधा मौत का फरमान सुना दिया, लेकिन किन्यू के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने बेहद आराम और शांति से उन सबको प्रोवोक करते हुए खुली दावत दे दी कि वो वहीं चुपचाप खड़ा है, उन्हें जितना बड़ा तमाशा खड़ा करना है कर ले। अगले ही सेकंड उस पूरी भीड़ ने किन्यू को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने अपनी सारी होली फायर की ताकत एक साथ जोड़ी और गुस्से में पागल होकर उस अकेले पर एक जोरदार जॉइंट अटैक मार दिया, ये टॉन्ट मारते हुए कि मौत सामने खड़ी है और बंदा अभी भी एटीट्यूड दिखा रहा है। अरीना के नीचे से ये खुलेआम चीटिंग देखकर जियाओ युए का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने उन सबको डरपोक और बेशर्म करार देते हुए इस नाइंसाफी पर जोर से आवाज उठाई। ऊपर वीआईपी खंभों पर खड़ी ली किंग याओ भी चिंता और डर के मारे किन्यू की तरफ ही देखे जा रही थी, और तभी उस भीड़ की सारी होली फायर की कंबाइंड ताकत किन्यू से टकराई। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ जिसकी धमक ने पूरे अरीना को हिलाकर रख दिया। धूल और धुएं के उस गुबार के बीच हमला करने वालों में से एक नमूने ने फुल कॉन्फिडेंस में अपना सीना ठोककर अपनी ताकत का दिखावा किया। उसने चिल्लाते हुए सबको अलर्ट किया कि उन सब के पास 4th ग्रेड होली फायर थी और इस जॉइंट अटैक टेक्निक के पीछे उनका पूरा खून पसीना लगा था। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल था कि भले ही किन्यू जिंदा बच जाए, लेकिन उसकी खाल की एक परत तो इस आग में पक्का जलकर राख हो गई होगी। लेकिन उस छपरी के लॉजिक की धज्जियां अगले ही सेकंड उड़ गईं। उस भारी धूल के बीचों बीच से किन्यू की एक शैतानी मॉकिंग हंसी पूरे अरीना में गूंज उठी। जब धुआं थोड़ा साफ हुआ तो किन्यू बिल्कुल सही सलामत एक खौफनाक 9 फुटेड गोल्डन बर्ड के ऑरा में घिरा खड़ा था। उसने उस धुएं के अंदर से ही अपने अटैकर्स का मजाक उड़ाते हुए बताया कि उसकी खाल तो दूर, उसके शरीर पर इस बचकाने हमले से धूम का एक कण तक नहीं आया है। अपनी इनविंसिबल फॉर्म दिखाते हुए उसने खुली वार्निंग दी कि अगर उनका कचरा हमला खत्म हो गया हो तो अब पीछे हटो और असली ताकत देखो।
चारों खंभों पर से इस पूरे सीन को ऑब्जर्व कर रहे बूढ़े की इमॉर्टल एंसेस्टर ने अपनी तेज नजरों से किन यू के उस ऑरा का मेजरमेंट लिया। उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई कि इस लड़के के पास सिर्फ 6th ग्रेड की ताकत है, मतलब उनका हिसाब किताब और बैकग्राउंड कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। वहीं नीचे किन यू को ठीक देखकर शाओ युए खुशी से उछल पड़ी और उसने लाउड वॉल्यूम में किन यू की 6th ग्रेड होली फायर को पूरे जोश के साथ चीयर किया। किन यू ने धूल से पूरी तरह बाहर आकर अपना एटीट्यूड दिखाया। उसने सीधा वोंग ज़ुआन और वोंग फेई को निशाने पर लेते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ बुलाते हुए चढ़ाया कि क्या वो सच में इन छोटे मोटे प्यादों के भरोसे बैठे थे। चैलेंज क्लियर था, अगर जान लेनी है तो सामने आओ और खुद अपने हाथ गंदे करो। हीरो ने विलन्स को डायरेक्ट आमने सामने आने की ललकार दे दी थी। ये खुली बेइज्जती और प्रोवोकेशन वोंग फे से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुस्से में अपने दांत पीसे और किन्यू पर टूट पड़ने का फैसला किया। उसका ईगो उसे बता रहा था कि सिर्फ एक 6th ग्रेड होली फायर किसी को अजय नहीं बनाती, और अगर किन्यू को मरने की इतनी ही जल्दी है तो वो आज ही उसकी ये इच्छा पूरी कर देगा। उसके ठीक साथ वोंग ज़ुआन भी अपना आपा खो बैठा। उसने आगे कूदते हुए पूरी अरीना के सामने दहाड़कर अपना सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड राज खोल दिया कि उसके पास भी 6th ग्रेड होली फायर है और आज का दिन किन्यू का आखिरी दिन होगा। वोंग ज़ुआन का ये बड़ा खुलासा सुनते ही नीचे खड़ी शाओ युए की आंखें शौक से फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस निठल्ले के पास 6th ग्रेड होली फायर आखिर आई कहां से। वहीं वीआईपी एरिया में चू लिन का दिमाग चला। उसने पलटकर शक भरी नजरों से इमोशनलेस स्वॉर्ड सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव लिू जू लॉन्ग को देखा और समझ गया कि ये लोग पर्दे के पीछे वाकई बहुत मेहरबान और जेनरस खेल खेल रहे हैं। अरीना के बीचों बीच वोंग फेई और वोंग ज़ुआन ने आखिरकार अपनी सारी नफरत और ताकत एक साथ जोड़ दी। उन दोनों ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खोलते हुए एक साथ किन्यू को खत्म करने का फैसला किया। उनका ओवर कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था और उनका क्लेम था कि उन दोनों के पास 6th ग्रेड होली फायर है, तो अब किन्यू अकेला उन दोनों की कंबाइंड ताकत का मुकाबला किसी हाल में नहीं कर पाएगा। उन दोनों ने ठल्लों ने पूरे जोश में एक साथ अपनी 6th ग्रेड यिन यांग होली फायर को आजाद कर दिया। एक तरफ से भयानक भूतिया आग और दूसरी तरफ से उबलती हुई लावा आग निकलकर सीधा किन्यू पर किसी तूफान की तरह झपटी। लेकिन इस डबल बैरल अटैक के सामने भी किन्यू बिल्कुल चिल और पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपना एटीट्यूड दिखाते हुए साफ कर दिया कि अभी तक जो भी चल रहा था वो तो बस उसका हल्का सा वार्म अप था। उसने एक सवाल दागा जिसने पूरे अरीना की सांस रोक दी। किस बेवकूफ ने उन्हें यह बता दिया था कि उसकी होली फायर सिर्फ 6th ग्रेड पर अटकी हुई है। उसके इतना बोलते ही किन्यू की आंखें अचानक फैल गईं और उनके अंदर एक भयानक आग चमक उठी। उसके ठीक पीछे आग से बना एक बेहद विशाल और खौफनाक 9-footed गोल्डन बर्ड का फैंटम गरजता हुआ प्रकट हुआ। अगले ही सेकंड किन्यू का पूरा शरीर 9th ग्रेड होली फायर की उबलती हुई लपटों से घिर गया। उस आग का डोमिनेटिंग और डिवाइन ऑरा इतना इंटेंस था कि उसने देखते ही देखते पूरे टावर को अपनी लपेट में ले लिया। फिर उस 9-footed गोल्डन बर्ड के फैंटम ने किसी भूखे शिकारी की तरह आगे बढ़कर उन दोनों निठल्लों के भारी भरकम हमलों को आसानी से चबा लिया और एक ही झटके में हवा में उड़ाकर राख बना दिया। किन यू अरीना के बीचों बीच एक गॉड लाइक फॉर्म में खड़ा था, जहां से लगातार अनगिनत आग की शॉक वेव्स निकल रही थीं। उसका ऑरा इतना खौफनाक और अजीब ताकत से भरा हुआ था कि वहां खड़े हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। चारों खंभों पर बैठे बूढ़े की इमॉर्टल एंसेस्टर का घमंड और कैलकुलेशन दोनों एक सेकंड में चकनाचूर हो गए। वो अपनी जगह से लगभग उछल पड़े। उनका दिमाग इस पावर लेवल को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। उन्होंने घबराहट में हिसाब लगाया कि क्या ये 7th ग्रेड है या शायद 8th, लेकिन रियलिटी उन्हें बुरी तरह हिट कर चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये उनकी औकात से बहुत ऊपर की चीज यानी प्योर 9th ग्रेड होली फायर है। एक्सट्रीम सन सेक्ट का डिवाइन एनवॉय चू लिन, जो अब तक बड़ा रेफरी बन रहा था, इस ऑरा की गर्मी महसूस करके पूरी तरह खौफ में आ गया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं क्योंकि उसे पता था कि इतने पावर हैवी की इमॉर्टल एंसेस्टर के पास भी अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत के बाद सिर्फ 8th ग्रेड होली फायर थी और ये नया लड़का सीधा 9th ग्रेड लेकर खड़ा है। दर्शक दीर्घा में तो जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। हर एक इंसान का मुंह खुला का खुला रह गया और सबकी नजरें फटकर किन यू पर टिक गईं। हर तरफ से बस एक ही शॉकवेव दिमाग में चल रही थी कि ये वाकई बिना किसी डाउट के लेजेंडरी 9th ग्रेड होली फायर है। किन यू उन दोनों निठल्लों के सामने बिल्कुल ठंडी और मौत जैसी नजरों से खड़ा था। उसके शरीर से निकलने वाली 9th ग्रेड की आग हर गुजरते सेकंड के साथ और ज्यादा भयंकर रूप ले रही थी। वोंग शुआन और हुआंग फई का सारा ईगो हवा हो चुका था। उनकी आंखें डर और पैनिक के मारे फटी की फटी रह गईं और उनके हलक से बस चीखें निकलने लगीं कि उसके पास 9th ग्रेड होली फायर कैसे हो सकती है। लेकिन चारों खंभों पर वीआईपी सीट पर बैठे बूढ़े जेन नानकिंग की हालत बिल्कुल अलग थी। वो मन ही मन ऐसे खुशी से झूम उठे जैसे किसी गरीब को जैकपॉट मिल गया हो। उनका लॉजिक क्लियर था कि पूरे तियानहे एम्पायर के सदियों पुराने इतिहास में 9th ग्रेड होली फायर वाले दुर्लभ लोगों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती थी, मुश्किल से 10 से थोड़ी ज्यादा। और उस रेयर लिस्ट में जो सबसे कमजोर बंदा था वो भी आराम से वॉइड ब्रेकिंग रेल्म के पीक पर
बैठा था। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये ताकत सिर्फ तियान है एम्पायर में ही नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप में एक अनडिस्प्यूटेड टॉप टियर फोर्स थी। ये जैकपॉट लगते ही ज़ेन नानकिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसते हुए उन्होंने इस अनएक्सपेक्टेड मिरेकल का स्वागत किया, इस बात पर फख्र करते हुए कि उनके तियान हे किटी से एक 9th ग्रेड होली फायर यूजर निकला है। सेक्रेड हार्ट पैलेस की शान लेंग क्यान हुआंग पूरी तरह मिसमराइज्ड और हैरानी से किन यू को घूर रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये लेवल किसी अलग ही आसमान का है, क्योंकि उनकी खुद की ताकतवर मास्टर के पास भी सिर्फ 8th ग्रेड होली फायर थी। उनका दिमाग ये क्लियर पिक्चर देख रहा था कि यंग मास्टर किंग की आने वाली कामयाबी पूरी सर्टेनिटी के साथ उनकी मास्टर को भी बहुत पीछे छोड़ देगी। वहीं वीआईपी सेक्शन से ली क्यांग याओ भी बिना पल के झपकाए किन यू के इस भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन को देख रही थी। उसको तुरंत अंदाजा हो गया कि शायद यही वो रहस्यमयी खजाना है जो किन यू को ग्रेट विल्डरनेस में हाथ लगा था। उसके अंदर एक दुख और अफसोस की लहर दौड़ गई। उसने अपने पिता के उस बेवकूफ़ी भरे फैसले को कोसा जिसमें उन्होंने जाओ इमॉर्टल क्लैन के आगे झुकने के लिए किन यू जैसे हीरे को घर से निकालकर उसकी बलि चढ़ाने की कोशिश की थी और आखिर में अपनी ही जान गंवा बैठे थे। उसने अफसोस जताया कि डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी ने अपनी स्टुपिडिटी से किन यू जैसा एक इमॉर्टल एसेट हमेशा के लिए खो दिया है। उसने मन ही मन अपने पिता को टॉन्ट मारा कि अगर वो नरक से ये नज़ारा देख रहे होंगे तो उनकी आंखों से पक्का खून के आंसू बह रहे होंगे। वापस प्लेटफॉर्म पर किन यू ने अपना आखिरी पैंतरा चलने का फैसला किया। वो उन दोनों जमीन पर पड़े निठल्लों पर उंगली उठाते हुए उनकी औकात बताने लगा। उसने उन्हें याद दिलाया कि उन दोनों ने उसे मारने के लिए हर तरह की घटिया और नीच साजिशें रची थी, लेकिन उन्हें आईना दिखाते हुए उसने क्लियर किया कि उसकी इस 9th ग्रेड होली फायर की सच्ची ताकत के आगे उनकी वो सारी चीप हरकतें किसी भद्दे मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लग रही हैं। इतना फ्लेक्स करने के बाद किन यू ने बिना कोई देर की अपना मूव चल दिया। पीछे खड़ा 9 फुटेड गोल्डन बर्ड का फैंटम तेजी से आगे बढ़ा और उसने उन दोनों निठल्लों को ऐसी बुरी तरह टक्कर मारी कि वो किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ते हुए बहुत दूर जा गिरे। उन दोनों को जमीन पर बेजान और टूटा हुआ पड़ा देखकर किन यू का दिमाग समझदारी की प्लानिंग कर रहा था। उसने अपना गुस्सा काबू किया और तय किया कि वो उन्हें अभी इसलिए जिंदा छोड़ रहा है क्योंकि उनका एक मोहरे की तरह थोड़ा सा काम अभी बाकी था। उसने उस दिन को चुन लिया था जब एंशिएंट रेलिक का दरवाजा खुलेगा और वही दिन इन दोनों की पक्की मौत का दिन होगा। अपनी ताकत को पूरी तरह खोलते हुए किन यू धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वो हवा में तैर रहा था और उसका भारी खौफनाक ऑरा लगातार उसके शरीर से निकलकर पूरे मैदान पर दबाव बना रहा था। उसने समझदारी से देखा और तय किया कि ये होली फायर कंपटीशन अब यहीं इसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए। जब उसने अपनी 9th ग्रेड होली फायर का आखिरी रूप दिखा ही दिया था तो 3rd राउंड जैसी किसी दिखावे की अब कोई जरूरत नहीं बची थी। फिर किन यू ने अपना एक हाथ हवा में उठाया और अपनी सारी आग को एक जगह जमा करना शुरू किया। 9th ग्रेड होली फायर ने उसके हाथ के ठीक ऊपर मैदान के बीचों बीच एक ऐसा विशाल और खौफनाक आग का गोला बना दिया जो सीधा एक छोटे सूरज जैसा दिख रहा था। नीचे खड़ी शाओ युए ये नजारा देखकर हैरानी और चिंता से अपनी आंखें बड़ी कर चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि किन यू आखिर पूरे मैदान को क्यों उड़ाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भीड़ में खड़ी विल्डरनेस क्लैन की उस गुमनाम लड़की की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत इस खतरनाक हमले को पहचान लिया और खुद को बताया कि ये तो आसमानी 9 हेवेंस एनाहिलेशन फायर है। इस तबाही को देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसे लगा कि इस बेकार इंसानी दुनिया में उसका आना पूरी तरह वसूल हो गया है। जब किन यू ने आग की पूरी ताकत इकट्ठा कर ली तो उसने किसी आखिरी बादशाह की तरह अपना हाथ झटका और जोर से गरजते हुए अपना सबसे खतरनाक हमला छोड़ दिया। 9 हेवेंस एनाहिलेशन। उस विशाल आग के गोले के अंदर से अचानक अनगिनत भयानक आग की लपटें और आग के गोले बारिश की तरह नीचे मैदान पर गिरने लगे। टावर पर मौजूद हर एक शख्स उन लपटों के निशाने पर था। वहां खड़े लोगों के चेहरे डर और मौत के खौफ से बिल्कुल सफेद पड़ गए थे। भगदड़ इतनी मच गई कि सब एक दूसरे को कुचलते हुए जान बचाकर भागने लगे। तभी जोरदार और लगातार धमाकों की आवाजें आईं, जिसके झटके ने किन यू के आसपास खड़े सारे दुश्मनों और लड़ाकों को चारों दिशाओं में किसी कचरे की तरह उड़ा दिया। दूर से देखने पर किन यू की इस ताकत ने अपनी भयंकर तबाही का असली रूप दिखाया, जिसकी धमक ने पूरे टियानहे सिटी में एक छोटे भूकंप जैसी हलचल पैदा कर दी थी। ज़ेन नानकिंग को भी उस ऊंची कुर्सी पर बैठे इस भारी दबाव और आग की गर्मी का एहसास हुआ। उन्होंने पूरी तरह हार मानते हुए खुद से मान लिया कि इस दूसरे राउंड ने पहले ही अपना चैंपियन तय कर लिया है। उन्होंने खुद से कबूला कि अपने पैदा होने से लेकर अब तक ऐसी तबाही मचाने वाली हेवन डिस्ट्रॉइंग टेक्निक उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। मैदान पर अब सिर्फ घनी धूल और जलने की राख
उड़ रही थी। जिन बेवकूफ लोगों ने किन्यू को घेरने का सोचा था वो अब बुरी तरह जख्मी, जले हुए और बेहोश होकर जमीन पर ढेर पड़े थे। इस पूरे धमाके में सिर्फ चू हाइनी ऐसी थी जिसकी समझदारी काम आई और उसने ठीक धमाके से एक पल पहले कूदकर अपनी जान बचा ली थी। चू हाइनी ने नीचे आकर किन्यू को घूरा और बुरी तरह हैरानी से उसे एक पागल करार दिया, क्योंकि नॉर्मल दिमाग वाला इंसान ऐसी तबाही नहीं मचाता। उस गहरे और काले धुएं के बीच विल्डरनेस क्लैन की उस रहस्यमयी औरत का साया भी दूर खड़ा नजर आ रहा था। वो पूरे ध्यान से किन्यू को परख रही थी। उसने मजे लेते हुए तय किया कि उसके पिताजी बिल्कुल सही कहते थे, ये इंसानी दुनिया वाकई में लोगों को बहुत बढ़िया मनोरंजन देती है। उसने मन ही मन किन्यू के लिए उम्मीद जाहिर की कि जब वो दोनों अगली बार टकराएंगे तो किन्यू की होली फायर की ताकत इससे भी ज्यादा हो, ताकि उसे लड़ने में मजा आए। सब कुछ राख करने के बाद किन्यू धुएं से भरे मैदान के ठीक बीच में बड़े शान और रुआब से जमीन पर उतरा। उसने बिल्कुल ठंडे और सख्त लहजे में पूरे मैदान के सामने ऐलान किया कि अब उस जगह पर सिर्फ वो अकेला बचा है, इसलिए इस होली फायर कंपटीशन की चैंपियन पोजीशन अब अपने आप उसकी हो चुकी है। ऊपर बैठे चू लिन, लियू जुलांग, वांग तिएचियांग, जेड मेडन सेक्ट की नुमाइंदा और लेंग केन हुआंग सब के सब इस अचानक आए तूफान और धुलाई से ऐसे दंग थे कि उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। ठीक उसी वक्त खेल ने एक आखिरी करवट ली। बुरी तरह जख्मी, जला हुआ और गुस्से से पागल हो चुका हुआंग फेई किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका घमंड इस हार को मानने से इनकार कर रहा था। वो रोते और चिल्लाते हुए रोने लगा कि जब उसके पास भी 6th ग्रेड होली फायर है तो इस कंपटीशन का चैंपियन वो क्यों नहीं बन पाया। उसने किन्यू को गालियां देते हुए सारी हदें पार कर दी। उसने किन्यू को एक बेकार, फेंका हुआ कचरा, डिवाइन सॉर्ड डायनेस्टी का नीच कीड़ा और शाही परिवार का एक खिलौना तक बोल दिया। वो बड़बड़ाता रहा कि किन्यू की औकात ही क्या है और गुस्से में उसने ऐलान किया कि वो किन्यू को यहीं जान से मार देगा। उसने सच्चाई को झुटलाते हुए ताना मारा कि चाहे उसके पास 9th ग्रेड होली फायर हो, पर असलियत में किन्यू अभी भी सिर्फ फर्स्ट लेवल स्पिरिचुअल रेल्म का एक मामूली इंसान ही तो है। अपनी आखिरी ताकत को निचोड़ते हुए हुआंग फेई ने अपने अंदर बची खुची सारी डिवाइन पावर एक साथ खोल दी। उस झटके ने उसके शरीर की ताकत को जबरदस्ती बढ़ा दिया और उसका पूरा जला हुआ शरीर एक आखिरी भारी ऑरा से घिर गया। उसने एक आखिरी बार चिल्लाते हुए अपने सपनों की दुनिया में कहा कि इस फर्स्ट प्लेस की जीत पर सिर्फ हुआंग फेई का नाम लिखा है और उसे वहां तक पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर वो पागल कुत्ते की तरह तेजी से किन्यू की तरफ दौड़ा। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ हवा में उठाकर आग से बनी एक तलवार निकाली और पीछे से किन्यू की पीठ पर धोखेबाज हमला करने के लिए कूद पड़ा। साथ ही नर्क में जाने का टिकट काट लिया। ये धोखेबाज हमला देकर लेंग कियन हुआंग चिंता में अपनी सीट से खड़ी हो गई और उन्होंने जोर से चीख कर किन्यू को संभालने की चेतावनी दी। लेकिन किन्यू अपनी जगह पर किसी मजबूत पत्थर की तरह बिना हिले खड़ा रहा। उसका पूरा शरीर अब जायरस की खौफनाक और भयंकर ताकत से घिरा हुआ था। उसने बिना पलटे एकदम ठंडी आवाज में जवाब दिया कि अगर उसे सच में मरने की इतनी ही जल्दी है तो वो उसकी इस आखिरी इच्छा को पूरी करने से पीछे नहीं हटेगा। किन्यू ने बिना वक्त गंवाए जायरस की पूरी ताकत को खोल दिया। जायरस के उस विशाल साय ने एक ऐसी जोरदार और कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी जिसने आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचकर अपने हमले में सोख लिया। हुआंग फे का सारा आत्मविश्वास एक पल में हवा हो गया और उसकी आंखें हैरानी और मौत के डर से बड़ी हो गईं। तभी जायरस ने अपना भारी भरकम हाथ आगे बढ़ाया और एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा जिसके झटके नहीं हुआंग फे की हड्डियों को झंझोड़कर उसे एक तिनके की तरह हवा में उड़ा दिया। वो बेहद दर्दनाक चीखें मारता हुआ दूर उड़ गया। हवा में ही उसके मुंह से लगातार खून की उल्टियां होने लगी। उसका टूटा हुआ घमंड अभी भी रो रहा था। वो रोते रोते चीखा कि वो उस कचरे को मार क्यों नहीं पा रहा है। उसका घमंड आखिरी सांस तक जिंदा था। वो चिल्लाया कि किन्यू को तो उसके कदमों के नीचे कुचला जाना चाहिए था। फिर ये सब पलट कैसे गया? उसकी आखिरी चीख यही थी कि वो इस सच्चाई को किसी हाल में नहीं मानता। लेकिन किन्यू ने इस रोने धोने को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो आगे बढ़ा और उसने हवा में सीधा अपना सबसे बड़ा हथियार वॉर गॉड स्पीयर निकाल लिया। बिना एक पल भी रहम खाए उसने पूरी भयंकर ताकत के साथ उस भाले को आगे फेंका जो सीधा जाकर हुआंग फे के सीने के आर पार निकल गया। हुआंग फे का टूटा हुआ शरीर उस भाले की भयानक ताकत झेल नहीं पाया। उस हमले के झटके से वो उड़ता हुआ गया और सीधा शहर की उस विशाल दीवार में पूरी तरह धंस गया। उस टक्कर का झटका इतना भयंकर था कि दीवार और आसपास की जमीन के परखच्चे उड़ गए और टुकड़े टुकड़े हो गए और इस तरह पूरे मैदान, बड़े लोगों और उसके खुद के गुरु की नजरों के ठीक सामने घमंडी हुआंग फे एक बेहद दर्दनाक, बेइज्जती भरी और भयंकर मौत मारा गया। मैदान में अब भगदड़ मच चुकी थी और डर के मारे जनता चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर जान बचाकर भागने लगी। ऊपर बैठे बूढ़े के मॉर्टल एंसेस्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने उस वॉर गॉड स्पीयर को देखा जिसने उनके चेले हुआंग फे को ऊंची दीवार पर एक ईल की तरह गाड़ दिया था। गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उनका दिमाग तुरंत समझ गया कि यह हथियार
हथियार कोई छोटा मोटा खिलौना नहीं बल्कि एक सच्चा फर्स्ट ग्रेड इमॉर्टल वेपन है। उन्हें याद आया कि उस दिन जो खौफनाक ऑरा उन्होंने महसूस किया था वो दरअसल इसी भाले का था। उनके अंदर डर और जलन दोनों बढ़ गई ये जानकर कि इस किन यू के पास सिर्फ 9th ग्रेड होली फायर ही नहीं बल्कि ऐसी तबाही मचाने वाला हथियार भी है। एक्सट्रीम सनसेट का बड़ा बाबू चू लिन बेइज्जती के घूंट पीकर गुस्से में पागल हो गया। उसने अपनी औकात भूलकर किन यू पर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एक ऐसे इंसान का कत्ल करने की जिसे उसकी सेक्ट बचा रही थी। लेकिन किन यू पर इस कुत्तों वाले भौंकने का रति भर असर नहीं हुआ। उसने हवा में हाथ उठाया और अपना वॉर गॉड स्पीयर एक झटके में वापस बुला लिया। उस भाले को मजबूती से पकड़कर उसने उसकी नोक सीधा चू लिन की तरफ तान दी। उसने बिल्कुल शांत पर मौत जैसी आवाज में उसके दोगले नियम का मजाक उड़ाया कि मतलब हुआंग फेई उसकी जान ले सकता था पर वो अपने दुश्मन को नहीं मार सकता। नियम की पूरी किताब को आग लगाते हुए उसने ठंडे लहजे में ऐलान कर दिया कि अगर ये नुमाइंदा एक बार और चिल्लाया तो हो सकता है अगला कत्ल उसी का हो जाए। सबके सामने इस खुली बेइज्जती से चू लिन का घमंड छलनी हो गया। अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए उसने गुस्से में अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और दहाड़ते हुए किन यू को अकड़ दिखाई कि वो भी देखता है ये छोटा बच्चा उसकी जान कैसे लेता है। लड़ाई आगे बढ़ती उससे पहले ही सेक्रेड हार्ट पैलेस की शान लेंग क्यान हुआंग तेजी से बीच में आ गई। उन्होंने चू लिन का रास्ता रोकते हुए साफ चेतावनी दे दी कि यंग मास्टर किन उनके सेक्ट के खास मेहमान हैं। अगर उसने किन यू पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो उसे पहले सेक्रेड हार्ट पैलेस के दुश्मन बनने का नतीजा भुगतना पड़ेगा। पर किन यू को किसी के पल्लू के पीछे छुपने की जरूरत नहीं थी। उसने बिल्कुल ठंडे लहजे में लेंग क्यान हुआंग को रोकते हुए कहा कि इस कचरे को आने दे। अगर वो नरक में हुआंग फेई के साथ मिलने के लिए इतना ही तड़प रहा है तो वो उसे खुशी खुशी वहां भेज देगा। ये ललकार सुनते ही चू लिन मौत को गले लगाने खुद आगे बढ़ गया। वो हवा में उड़ने लगा और उसका पूरा जिस्म एक भयंकर रोशनी में लिपट गया। अपने दोनों हाथ जोड़कर उसने अपनी मिड ग्रेड मिस्टिक रैंक मार्शल स्किल ग्रास्पिंग डिवाइन सन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसके ठीक पीछे आग में उबलता हुआ एक विशाल लाल एनर्जी बॉल निकलकर सामने आ गया। इस भयंकर ताकत को देखते ही लेंग क्यान हुआंग चिंता में पड़ गई। उन्हें पता था कि ये ऐसी वैसी तकनीक नहीं है, ये सिर्फ एक्सट्रीम सन सेट के टॉप रैंकर्स को ही सिखाई जाती है। अगर कोई इस पर पूरी पकड़ बना ले तो इसकी ताकत आसानी से ऊंचे दर्जे की स्किल्स को भी धो सकती है। हवा में तैरते हुए चू लिन का घमंड आसमान छू रहा था। उसने आंखें फाड़कर और एक शैतानी मुस्कान के साथ ऐलान किया कि चाहे किन यू के पास 9th ग्रेड होली फायर हो और चाहे उसने हुआंग फेई का कत्ल कर दिया हो, लेकिन इस भयंकर मार्शल स्किल के सामने वो एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। अपना हाथ आगे झटकते हुए उसने मौत का आदेश दिया और वो विशाल आग का गोला मौत बनकर सीधा किन यू की तरफ दौड़ पड़ा। एक तरफ तूफान था और दूसरी तरफ किन यू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। उसने इस मजाक जैसी मिड ग्रेड मिस्टिक रैंक को अपनी जूती की नोक पर रखा। अपना वॉर गॉड स्पीयर हवा में ऊंचा उठाते हुए उसने जायरस की खौफनाक ताकत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और तय किया कि अब इस नुमाइंदे पर अपना सबसे भयंकर हमला टेस्ट करने का वक्त आ गया है। पूरी आसमानी ताकत के साथ उसने अपनी हाई ग्रेड अर्थ रैंक स्किल 9 हेवेंस डिवाइन थंडर स्पीयर को छोड़ दिया। भाले के उस एक ही वार ने चू लिन के उस विशाल ग्रास्पिंग डिवाइन सन को किसी कच्चे नींबू की तरह निचोड़कर फाड़ दिया। ये आसमान और जमीन को फाड़ देने वाली ताकत थी जो बिल्कुल किसी आसमानी हथौड़े जैसी लग रही थी और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर रही थी। चू लिन ने अपने सामने उस मौत को देखा और उसका सारा घमंड एक पल में आंसुओं में बदल गया। अगले ही पल वो भयंकर भाला उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया और वो हवा में दर्द के मारे चीखने और तड़पने लगा। दूर से ये नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के 9 पर्दे एक झटके में फट गए हों। ऐसी तबाही मचाने वाली ताकत को झेलना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। ऊपर खड़ी ली किंग याओ और लेंग क्यान हुआंग अपनी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये हथियार पलक झपकने तक साफ कर देने वाला अर्थ रैंक लेवल का है। नीचे शियाओ युए हैरानी से बड़बड़ा रही थी कि आखिर किन यू ने अपनी आस्तीन में कितने और पत्ते छुपा रखे हैं। वहीं बूढ़े की इमॉर्टल एंसेस्टर का खून खौल रहा था। उनकी मुट्ठी भिंज गई ये देखकर कि ग्रेट विल्डरनेस की विरासत सच में इतनी खौफनाक है। एक बार, सिर्फ एक बार में चू लिन की सारी औकात निकल गई और वो एक बेजान पत्थर की तरह आसमान से नीचे जमीन पर आकर गिरा। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह जख्मी था और उसकी बॉडी पर अभी भी बिजलियां नाच रही थी। किन यो चलते हुए उस कचरे के पास पहुंचा और अपने भाले की नोक सीधा चू लिन के गले पर टिका दी। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या एक्सट्रीम सन सेक्ट की सबसे बड़ी उम्मीद की बस इतनी ही ताकत थी, और उसे सीधा नरक में हुआंग फेई से मिलने का रास्ता दिखा दिया। लेंग क्यान हुआंग घबराहट में आगे आई और उसकी जान बख्शने की भीख मांगने लगी, पर किन यू पत्थर की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसने भाले की नोक और गहराई में गाड़ दी। दर्द और डर से तड़पते हुए चू लिन ने सीधा की इमॉर्टल एंसेस्टर की तरफ देखा और चीखकर उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई कि अगर वो मर गया तो उनका सेक्ट इस बूढ़े को छोड़ेगा नहीं। बंदे का ईगो जो पहले आसमान में था अब सीधा भाले की नोक पर लटककर भीख मांग रहा था। अब मजबूरी में उस बूढ़े की इमॉर्टल एंसेस्टर को कूदना ही पड़ा। उसने आगे बढ़कर जोर से दहाड़ लगाई और किन यू को रुकने का फरमान सुनाया। फिर उस कमीने बूढ़े ने धोखे से किन यू पर अपनी खौफनाक इमॉर्टल की वाली हथेली से हमला कर दिया, लेकिन किन यू बिल्कुल ठंडा रहा। उसने हमला रोकने के लिए तुरंत जायरस के साय को बुलाया।
जायरस ने प्रकट होते ही अपने दांत पीसे और उस भारी भरकम इमॉर्टल की को अपने हाथों में ऐसे जकड़ा जैसे खिलौना हो और उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। ये देखते ही चूलिन की बची खुची उम्मीद भी टूट गई और वो मौत के डर से चीखने पड़ा। पर किन यू के अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने बड़े आराम से अपना भाला घुमाया और एक झटके में चूलिन का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की बारिश होने लगी और उस घमंडी नुमाइंदे की लाश बिना किसी हरकत के जमीन पर ढेर हो गई। किन यू ने उसकी लाश पर एक नीची नजर डाली और ठंडे लहजे में याद दिलाया कि उसने पहले ही वादा किया था कि उसे नरक भेजकर ही मानेगा। अपने आखिरी मोहरे को अपनी आंखों के सामने मरता देख बूढ़ा की इमॉर्टल एंसेस्टर कूदकर सीधा किन यू के सामने आ गया। उसका गुस्सा काबू से बाहर था। उसने चिल्लाते हुए किन यू को एक जालिम और खूनी बुलाया, गालियां देते हुए कहा कि पहले उसके सबसे प्यारे चेले को मारा और अब सेक्ट के नुमाइंदे को। उसने धमकी दी कि चाहे उसके पास 9th ग्रेड होली फायर हो, आज वो उसे यहां से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। ये खोखली धमकी सुनकर किन यू जोर से हंसा। उसने उस बूढ़े कुत्ते को आईना दिखाते हुए ऐलान किया कि ये कितनी मजाक वाली बात है कि वो उसकी जान लेने की सोच रहा है। किन यू का पूरा गुस्सा बाहर आ गया। उसने याद दिलाया कि इस बूढ़े ने उस इंसान को मारा था जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। अपने भाले को उस बूढ़े की तरफ तानते हुए उसने कसम खा ली कि आज इस आसमान के नीचे इन दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। यहां आकर उनकी बॉस फाइट फाइनली शुरू हो चुकी थी, जहां बातें कम और लात घूसे ज्यादा चलने वाले थे। ये खुलेआम मौत का ऐलान सुनकर ज़ेन्नन किंग गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया था कि किन यू और इस बूढ़े की इमॉर्टल एंसेस्टर के बीच दुश्मनी का कोई बहुत बड़ा पिछला पन्ना है। पर उन्हें यह समझ नहीं आया कि आखिर वो इंसान था कौन जिसे ये लड़का इतना टूट कर चाहता था। बूढ़े की इमॉर्टल एंसेस्टर ने थोड़ी हैरानी से कबूला कि उसे भी अंदाजा नहीं था कि इनकी दुश्मनी इतनी गहरी निकलेगी। उसने शैतानी हंसी हंसते हुए किन यू की तारीफ की कि इतनी कम उम्र में चूलिन को मार दिया और ऐसी आसमानी ताकतें हासिल कर लीं। लेकिन उस बूढ़े के इरादे एकदम काले थे। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और स्केलेटन डीमन का भयंकर साया बुला लिया। उसकी लाल आंखें किन यू को ऐसे घूर रही थी जैसे कच्चा चबा जाएंगी। उस बूढ़े ने अपनी औकात दिखाते हुए कहा कि वो बहुत पहले ही स्पिरिचुअल रेल्म की आखिरी सीढ़ी पर बैठ चुका है और उसके लिए किन यू को मारना एक चींटी मसलने जितना आसान है। अगले ही पल उसने एक डर पैदा करने वाला 1st ग्रेड इमॉर्टल की डीमन बुला लिया, जिसके अंदर से सीधा मौत की बू आ रही थी। वहां खड़े लियू शुलांग इस भयंकर ताकत को देखकर समझ गए कि आज ये बूढ़ा सच में जान लेने पर उतारू है। बूढ़ा की इमॉर्टल एंसेस्टर अपनी बची खुची सारी ताकत इकट्ठा करके किसी पागल सांड की तरह किन यू की तरफ दौड़ा, पर अपना हीरो कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने पलटवार की पूरी तैयारी कर रखी थी। पीछे खड़े 9 फुटेड गोल्डन बर्ड और जायरस के सायों को उसने एक साथ मिलाया और एक ऐसी भयंकर ताकत बनाई जिसने आसमान और जमीन दोनों को हिलाकर रख दिया। सीधा उस बूढ़े पर धावा बोल दिया। जब ये दोनों आसमानी ताकतें आमने सामने टकराईं तो धमाका इतना बड़ा था कि मैदान के परखच्चे उड़ गए। इस टक्कर में किन यू को थोड़ा झटका लगा, क्योंकि कल्टीवेशन लेवल में फर्क तो था ही। जिस जगह वो खड़ा था वहां का पत्थर दबाव के मारे टूटकर मिट्टी में बदल रहा था। ये देखकर उस बूढ़े कुत्ते का घमंड 7वें आसमान पर चला गया। वो जीत की खुशी में जोर जोर से हंसते हुए किन यू को बहुत कमजोर बुलाकर ताने मारने लगा। अगले ही पल दबाव इतना बढ़ गया कि किन यू झटका खाकर काफी दूर जा गिरा। बूढ़ा समझ बैठा कि अब जीत उसकी मुट्ठी में है और उसने चिढ़ाया कि क्या किन यू की औकात बस इतनी ही थी। लेकिन हीरो हार थोड़ी मानता है। किन यू ने दांत पीसे और अपने दोनों सायों को वापस खींच लिया। उसने पलटकर सीधा ज़ेन्नन किंग को आवाज लगाई और ड्रैगन टाइगर रीबर्थ पिल मांगी। ज़ेन्नन किंग भी पूरी तरह गेम समझ चुके थे। उन्होंने बिना एक पल बर्बाद किए वो दवा निकाली और गोली की रफ्तार से किन यू की तरफ फेंक दी। किन यू ने हवा में ही उस दवा को लपका और सीधा अपने मुंह में डालकर निकल गया। दवा अंदर जाते ही असर चालू हो गया। किन यू के माथे पर बना लायन ड्रैगन का निशान अचानक चमकने लगा और उसका पूरा जिस्म एक नई और भयंकर ताकत से घिर गया। उधर वो बूढ़ा कुत्ता अभी भी अपनी दुनिया में हंस रहा था। उसका लॉजिक था कि ये 4th ग्रेड की दवा है जिसे पचाने के लिए सालों की शांति चाहिए होती है। उसने खुलेआम मजाक उड़ाया कि लड़ाई के बीचों बीच दवा खाकर अपना लेवल अप करने का सपना देखना किन यू की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पर अगले ही पल उस बूढ़े की हंसी गले में ही अटक गई और आंखें फटी की फटी रह गई। किन यू के जिस्म ने किसी चमत्कार की तरह एक ही पल में उस दवा को पचा लिया था और सीधा नए लेवल पर छलांग मार दी थी। किन यू का पूरा रूप अब एक सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। भाई ने लड़ाई के बीच में सीधा औकात और लेवल दोनों बढ़ा लिए थे। उसके माथे का लायन ड्रैगन का निशान अब एकदम साफ चमक रहा था और ठीक उसी वक्त उसकी पीठ के पीछे से असली लायन ड्रैगन का साया निकलकर बाहर आ गया। वो साया उस बूढ़े कुत्ते को ऐसे घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। ये नजारा देखकर की इमॉर्टल एंसेस्टर के घुटने कांपने लगे। वो डर के मारे पीछे हटने लगा और हकलाते हुए बड़बड़ाने लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किन यू ने एक ही पल में दवा पचाकर सीधा पीक डिवाइन स्पिरिचुअल रेल्म की ताकत हासिल कर ली है। किन यू का वॉर गॉड स्पीयर अब आग उगल रहा था। जेरस, 9 फुटेड गोल्डन बर्ड और नया लायन ड्रैगन, तीनों भयंकर साए एक साथ मिलकर अपने मालिक के पीछे खड़े हो गए। किन यू ने गुस्से से उस बूढ़े कुत्ते को देखा और ललकारा कि अब उसकी नई ताकत का स्वाद चखे। अपने भाले को मजबूती से पकड़कर वो किसी तूफान की तरह आगे दौड़ा, ऐसी ताकत के साथ जो रास्ते में आने वाले पहाड़ को भी धूल बना दे। मौत को अपने पास आता देखकर उस बूढ़े कुत्ते की हालत पतली हो गई। घबराहट में जान बचाने के लिए उसने तुरंत अपना सबसे बड़ा बचाव पर्पल डेविल इमॉर्टल का ढाल आगे कर दिया। लेकिन किन यू की नई ताकत किसी तूफान जैसी थी। जैसे ही भाला उस ढाल से टकराया, एक ऐसी कान फाड़ देने वाली आवाज आई जिसने पूरे मैदान को हिला दिया। बूढ़ा अपने पूरी ताकत लगाकर चीखा, पर वो इस भयंकर तूफान को रोक नहीं पाया। किन यू के हमले ने ऐसा धमाका किया कि आसपास की पूरी जमीन और पत्थर जलकर राख में बदल गए। बाहर बैठी जनता उस धमाके की आंच से बचने के लिए चीखते हुए पीछे भागी। बड़े बड़े सेक्ट्स के लोग भी इस दबाव को झेलते झेलते पसीने से तर हो गए। यहां तक कि ज़ेन्नैन किंग के चेहरे पर भी डर और हैरानी आ गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक जवान लड़के के पास इतनी भयंकर ताकत हो सकती है। जब आग और धूल थोड़ी शांत हुई तो सबने देखा कि उस एक वार ने पूरे मैदान के बीचों बीच एक ऐसा बड़ा गड्ढा कर दिया था जैसे वहां आसमान से कोई आग का गोला गिरा हो। धूल छटी तो वो अकड़ दिखाने वाला बूढ़ा बुरी तरह जख्मी हालत में मिला। उसके पूरे जिस्म से खून टपक रहा था और हड्डियां अकड़ चुकी थीं। उसने खून की एक बड़ी उल्टी की और थक हार कर जमीन पर अपने घुटनों के बल ढेर हो गया। किन यू अपने भाले को जमीन पर घसीटते हुए एक मौत के फरिश्ते की तरह धीरे धीरे चलकर उसके पास पहुंचा। उसकी आंखों में उस बूढ़े के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत की भूख थी। ये पूरा बदलाव देखकर लेंग कियान होंग का पसीना छूट गया। उनका दिमाग घूम रहा था कि लड़ाई के बीच में लेवल आगे बढ़ाकर एक अकेले वार में इतने पुराने खिलाड़ी को ढेर कर देना यंग मास्टर किन उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक इंसान निकला। वहीं बैठे ल्यू ज़्यूलैंग अपनी किस्मत पर शुक्र मना रहे थे कि उन्होंने गलती से भी इस नए भगवान से पंगा नहीं लिया, वरना आज उनकी तलवार और उनकी जान दोनों उनके अपने पास नहीं होती। मौत को अपने ठीक सामने खड़ा देखकर उस कमीने बूढ़े की हवा निकल गई। वो डर के मारे जमीन पर ही पीछे खिसकने लगा और भीख मांगने पर उतर आया। उसने रोकर ऐलान किया कि वो अपनी हार मानता है और किन यू को जो खजाना चाहिए वो देने को तैयार है, बस उसकी जान बख्श दे। पर किन यू का फैसला पत्थर की लकीर था। उसने बिल्कुल जमा देने वाली आवाज में जवाब दिया कि उसे इस जहां का कोई खजाना नहीं, बस इसकी कुत्ते जैसी जान चाहिए। लेकिन ये बूढ़ा आसानी से मरने वालों में से नहीं था। जैसे ही किन यू आगे बढ़ा, उसका पैर अनजाने में उस बूढ़े के बिछाए हुए एक गुप्त जाल पर पैर पड़ गया। एक भयंकर और काली आग जैसी ऊर्जा वहां से फूटी और उसने पलक झपकते ही किन यू को चारों तरफ से घेर कर एक कैद खाने में बंद कर दिया। वो काली ताकत किन यू के पूरे जिस्म से लिपट गई और वो जाल अब सबकी आंखों के सामने साफ दिखने लगा था, जिसमें अपना हीरो बुरी तरह फंस चुका था। ये धोखा देखकर लेंग कियान होंग की सांसें अटक गईं और वो परेशान होकर जोर जोर से किन यू का नाम पुकारने लगी। वहीं जाल के अंदर किन यू उस बूढ़े को गुस्से से घूर रहा था, जबकि वो कमीना बूढ़ा अपनी चाल कामयाब होते देखकर एक बार फिर से घमंड में हंसने लगा था। बूढ़े ने अपनी औकात दिखाते हुए ताना मारा कि भले ही किन यू कितना भी बड़ा जादूगर या मॉन्स्टर क्यों ना हो, तजुर्बे के मामले में वो अभी भी बहुत कच्चा है। उसने घमंड से बताया कि इस कैद खाने को बनाने में उसने अपने खून पसीने के सालों लगाए हैं। एक बार इसमें फंसने के बाद अंदर वाले की आत्मा घुट घुट कर तड़पती हुई मर जाती है और इंसान बस एक खाली कचरे का डब्बा बनकर रह जाता है। किन यू चुपचाप उसे घूरता रहा। वो बूढ़ा लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा करके किन यू को उसकी उम्र और तजुर्बा याद दिलाने लगा। उसका कहना था कि उसने 100 साल से ज्यादा इस दुनिया पर राज किया है और हजारों को मारा है, तो किन यू जैसे छोकरे की उसकी जान लेने की औकात ही क्या है। ये बोलते ही उसने अपना हाथ झटका और बाहर से उस जाल के अंदर मौत का हमला कर दिया ताकि खेल को यहीं खत्म कर सके। लेकिन किन यू का पूरा जिस्म एक बार फिर से भयंकर आग की लपटों में घिर गया। उसका गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। बूढ़ा बाहर से चिल्ला रहा था कि बस थोड़ी देर का तमाशा और है। आत्मा खत्म होते ही उसकी सारी होली फायर उस बूढ़े की हो जाएगी। पर तभी पलक झपकते ही खेल पलट गया। किन यू के अंदर से उस विशाल लायन ड्रैगन का आग उगलता साया बाहर निकला और उसने किसी कच्चे धागे की तरह उस बूढ़े के महान जाल को चीर कर रख दिया। बूढ़े कुत्ते की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सालों की मेहनत का महान जाल एक झटके में फेल हो गया है। लायन ड्रैगन पूरे मैदान में दहाड़ रहा था और अपनी चमकती हुई भयंकर आंखों से उस बूढ़े को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई शिकार हो।
अगले ही पल बिजली की रफ्तार से किन्यू आगे बढ़ा और उसने सीधा उस बूढ़े कुत्ते का गला दबोच लिया। उसने उसे जमीन से हवा में उठा लिया और औकात याद दिलाते हुए बताया कि उसके पास बस होली फायर का ही खजाना नहीं है। असली बात यह थी कि उसके महान जाल में कोई कमी नहीं थी, बल्कि किन्यू पर किसी भी तरह का आत्मा को तबाह करने वाला हमला रति भर असर नहीं करता। भाई ने साफ बता दिया कि यह बूढ़ा खुद को दुनिया का बाप समझता था, पर इसका हर एक पैतरा उसके आगे सिर्फ एक सस्ते मजाक से बढ़कर कुछ नहीं निकला। हवा में टंगा वो बूढ़ा डर से थर थर कांपने लगा। उसने रोते हुए भीख मांगी कि वो अंधा हो गया था और अब कभी ऐसी घटिया सोच नहीं रखेगा। उसने डराया कि चूलिन को मारकर किन्यू पहले ही एक्सट्रीम सनसेट के निशाने पर आ गया है और अब अगर उसे भी मार दिया तो वो सेट उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अपनी जान बचाने के लिए उसने पैरों में गिरकर वादा किया कि आज के बाद वो किन्यू का पालतू कुत्ता बनकर रहेगा और दुश्मनों से बदला लेने में मदद करेगा। पर भौंकने वाले कुत्तों से हीरो समझौता नहीं करते। उस बूढ़े की बकवास पूरी होते ही किन्यू ने अपना मुक्का घुमाया और उसके बाएं हाथ पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि हड्डी टूटने की आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। बूढ़ा दर्द से चीखा और खून की उल्टी करके जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। जमीन पर तड़पता वो कुत्ता अभी भी रोना रो रहा था कि किन्यू को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी जान बख्शना असल में किन्यू के लिए अपनी ही जान बचाने के बराबर होगा। ये सस्ती धमकी सुनते ही किन्यू ने गुस्से में आकर उसके पैर पर एक ऐसी लात जड़ दी जिससे घबराहट और बढ़ गई। उसने चिल्लाकर कहा कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, और इस घिनौनी हालत में पड़े होने के बावजूद इस बूढ़े की औकात कैसे हुई उसके आगे शर्तें रखने की। ये बोलते ही किन्यू ने दूसरी लात दे मारी और उस बूढ़े का दूसरा पैर भी तोड़कर उसे हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। तड़पते हुए उस बूढ़े ने किन्यू को एक राक्षस, एक शैतान बुला दिया। शैतान शब्द सुनते ही किन्यू ने अपने सामने जमीन पर घसीटते उस कमीने को घूरा। उसने सर झुकाकर ठंडी आवाज में सच्चाई बता दी कि वो उसे शैतान बुला रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जिस पल उसने इस बूढ़े को ज़ेन्नान किंग के महल में देखा था, उसी पल से वो इसकी जान लेने की भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आज तो बस हिसाब चुकता करने का दिन था। किन्यू के अंदर सालों से दबी आग अब ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी थी। उसने अपना दर्द और बेबसी बयान करते हुए उस बूढ़े को याद दिलाया कि एक वक्त था जब उसकी औकात उस कुत्ते को मारने की नहीं थी, इसलिए उसने अपने उस खौलते गुस्से को जिंदा गाड़ कर रखा था। पर अब वो दबी हुई नफरत नासूर बन चुकी थी, जो पूरी तरह बाहर आने के लिए बेचैन थी। ये बोलते ही उसने अपना मुक्का हवा में घुमाया और उस बूढ़े कुत्ते के बचे हुए आखिरी हाथ पर ऐसी ताकत से दे मारा कि हड्डियों का चूरा पूरे मैदान में गूंज उठा। दर्द की ऐसी इंतहा थी कि इमॉर्टल एंसेस्टर तड़पते हुए मौत की भीख मांगने लगा। उसके हाथ पैर अब किसी जिंदा लाश की तरह बेजान हो चुके थे। तड़पते हुए उस बूढ़े ने आखिरकार अपने घुटने टेक दिए और हार मानते हुए आखिरी सवाल दागा। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी पुरानी दुश्मनी थी, या उसने किन्यू के किस अपने को मारा था जिसके बदले में उसे इस शैतान के हाथों ऐसी भयंकर मौत मिल रही थी। वो बस मरने से पहले इस राज का पर्दाफाश चाहता था, लेकिन जवाब देने की जगह किन्यू का गुस्सा आसमान फाड़ने लगा। उसने अपना पैर हवा में उठाया और सीधा उस बूढ़े के डेंटियन पर ऐसी जोरदार लात जड़ दी कि बूढ़े की बची खुची रूह भी कांप गई। किन्यू का चेहरा किसी काल भैरव जैसा काला और भयंकर हो चुका था। उसने उस बूढ़े के पापों का चिट्ठा खोलते हुए बताया कि डिवाइन कैलेंडर के पहले साल में इस कमीने ने ली किंग हे का आदेश मानकर ली किंग याओ को जिंदा पकड़ा था। उसने न सिर्फ उसकी हड्डियां तोड़ी, बल्कि उसे ग्रेट विल्डरनेस के उस खौफनाक ब्लैक डेथ पूल में जिंदा दफन कर दिया था। उस काले मौत के कुंड का अजाब इतना भयंकर था कि चमड़ी पर एक हल्की सी हवा लगने पर भी इंसान नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से चीखने लगता है। वहां जीना नरक से भी बदतर था। अपने दर्द को याद करके किन्यू की आवाज में एक रुला देने वाली चीख निकल गई। उसने रोते और चिल्लाते हुए याद दिलाया कि उस मासूम ने पूरे 3 महीने तक उस नरक में तड़प तड़प कर अजाब झेला था और इस बेरहमी का अकेला जिम्मेदार ये बूढ़ा कुत्ता था। लेकिन दर्द से तड़पता और कांपता हुआ वो बूढ़ा ये सब सुनकर पूरी तरह बौखला गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और उसने हकलाते हुए सफाई दी कि वो आखिर किस ली किंग याओ की बात कर रहा है, क्योंकि वो लड़की तो अभी मरी ही नहीं थी। उसने रोते हुए भीख मांगी कि मरने से पहले उसे पूरा सच तो बताया जाए, पर किन्यू के अंदर अब और कुछ सुनने की गुंजाइश नहीं बची थी। उसने अपनी ताकत को एक जगह खींचा और अपने हाथ में एक ऐसा भयंकर रोशनी का गोला बना लिया जिसकी चमक से पूरा मैदान दिन की तरह रोशन हो गया। आसपास की सारी ताकत उस गोले में सोख ली गई। फिर उसने उस बूढ़े को अपनी मौत जैसी नजरों से घूरा और अपना हाथ आगे झटकते हुए उसे सीधा नरक में मेंबरशिप लेने का फरमान सुना दिया। उस भयंकर धमाके ने एक बार फिर पूरी टियनहे सिटी की नींव हिलाकर रख दी। वो ऊर्जा का गोला उस बूढ़े के बनाए उस कैद खाने वाले जाल को फाड़ते हुए सीधा आसमान की छाती चीर गया। धमाके का शोर शांत होने के बाद वो मौत का जाल धीरे धीरे हवा में गायब हो गया और किन्यू का भौकाल वाला रूप सबके सामने वापस आ गया।
लड़ाई खत्म होने के बाद वो बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़ा उस आग की लपटों को घूर रहा था जिसमें उस बूढ़े की इमॉर्टल एंसेस्टर की लाश कचरे की तरह जल रही थी। ज़ेन्नान किंग, ली किंग याओ, चू हन ई और वहां खड़ा हर एक इंसान इस नज़ारे को देखकर ऐसे दंग था जैसे उन्होंने कोई आसमानी चमत्कार देख लिया हो। किन यू ने आग के पास से आसमान की तरफ देखा और खुद से वादा किया कि एक कचरा साफ हो गया है और अब अगली मौत उस धोखेबाज जोड़े ली किंग हे और जाओ दियान की होगी। उधर कहानी का रुख पलटकर सीधा डिवाइन सॉर्ड डायनेस्टी के महल में जाता है। वहां वो कमीना जाओ डियान अपनी इमॉर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करके बेहोश पड़ी ली किंग हे की रगों से उसकी यांग ऊर्जा और खून की ताकत को निचोड़ रहा था। ली किंग हे के जिस्म से लगातार गहरे लाल रंग की ऊर्जा की धाराएं निकलकर जाओ डियान के अंदर समा रही थीं। वो लालच में अंधा होकर पूरी ताकत लगा रहा था, ये सोचकर कि उसका इमॉर्टल पैटर्न का जागना अब पूरी तरह इसी ऊर्जा पर टिका है। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जाओ डियान ने जोर से दहाड़ लगाई और उस आसमानी निशान को बाहर आने का हुक्म दिया। पलके झपकते ही वो सारी गहरे लाल रंग की ताकत जाओ डियान के पूरे जिस्म को घेर कर एक गोले में बदल गई। उस गोले के अंदर जाओ डियान हड्डियां तोड़ देने वाले दर्द से गुजर रहा था। वो पुरानी और भयंकर ऊर्जा उस पर हावी हो रही थी जिसके दबाव से उसका खुद का वजूद धुंधला पड़ने लगा था। पास ही खड़ा उसका सेकंड अंकल जाओ हुआन ये पूरा नजारा देख रहा था। उस दबाव को महसूस करके उसकी आंखें फटी रह गईं और उसने खुशी से मान लिया कि इस बार जाओ डियान का आसमानी निशान पक्का जाग गया है। उस भयंकर ऊर्जा को पचाकर जाओ डियान हवा से धीरे धीरे अपने चाचा के सामने जमीन पर उतरा। उसकी नसों से एक जोरदार हुंकार निकली जिसके साथ ही उसके पूरे जिस्म से एक ऐसा दबदबा निकल रहा था जो किसी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। उसकी भौहों के बीच बना वो निशान अब खतरनाक तरीके से चमक रहा था। अपना निशान जगाने के बाद वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसका घमंड आसमान फाड़ रहा था क्योंकि उसने मामूली नहीं बल्कि सबसे ऊंचा और महान सुप्रीम डिवाइन पैटर्न हासिल कर लिया था। जाओ हुआन उसकी पीठ को फख्र से घूर रहा था। उसने खुशी से पागल होते हुए बताया कि ये तो उम्मीद से भी परे का चमत्कार हो गया है। उसने खुलासा किया कि शुरू में उसने ली किंग हे से शादी करने की चाल इसलिए चली थी ताकि वो बेवकूफ लड़की खुशी खुशी झुककर अपनी रगों की ताकत जाओ डियान पर न्यौछावर कर दे। पर नतीजा तो सोच से भी बड़ा निकला। जाओ डियान ने न सिर्फ आम निशान जगाया बल्कि वो सीधा सबसे महान सुप्रीम डिवाइन पैटर्न तक पहुंच गया। उसने जोश में ऐलान किया कि अब उनके जाओ इमॉर्टल क्लैन के वापस राज करने के दिन आ गए हैं। पिछले 10,000 सालों में किसी ने भी इस महान निशान के दर्शन नहीं किए थे। पूरे क्लैन में आम निशान वाले तो उंगलियों पर गिने जाते हैं पर यह निशान तो सबका बाप निकला। जाओ हुआन ने आगे सपने बुनते हुए कहा कि इस महान ताकत के दम पर अब उन्हें इस इंसानी दुनिया में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। वापस लौटने के बाद जाओ डियान सबको एक करके अपने इशारों पर नचाएगा और उनका क्लैन पूरी दुनिया का अकेला बादशाह बन जाएगा। लेकिन जाओ डियान के दिमाग में तो अलग ही जहर घूम रहा था। उसने एक शैतानी मुस्कान देते हुए अपने अंकल को उनके क्लैन का एक पुराना नियम याद दिलाया कि जो भी इस सुप्रीम डिवाइन पैटर्न को जगाता है वो उसी पल से पूरे क्लैन का सबसे बड़ा मालिक और लीडर बन जाता है। जाओ हुआन के चेहरे पर थोड़ी चिंता आई और उसने दबे स्वर में इस बात को सच माना। अचानक जाओ डियान के तेवर बदल गए। उसने अपने अंकल को मौत जैसी नजरों से घूरा और बड़ी सख्ती से फरमान सुनाया कि अगर ऐसी बात है तो उसके अंकल को उससे घुटनों पर बैठकर ही बात करनी चाहिए। ये सुनकर जाओ हुआन एक पल के लिए बुरी तरह चौंक गया पर फिर उसके चेहरे पर भी एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने अपने भतीजे की इस बेरहमी की तारीफ की और बोला कि अगर वो इस वक्त नर्म दिल दिखाता तो उसे सच में निराशा होती क्योंकि उनके जाओ इमॉर्टल क्लैन को बिल्कुल ऐसे ही पत्थर दिल और खून के प्यासे मालिक की जरूरत थी। ये कहते ही जाओ हुआन ने तुरंत अपने घुटने टेक दिए और एक महान सलामी देते हुए खुद को 147th कमांडर बताकर अपने नए मालिक को प्रणाम किया। अपनी तख्त नशीनी के बाद जाओ डियान ने पूरे रुआब के साथ आदेश दिया कि उनके महान क्लैन को संदेशा भेज दिया जाए कि उसे वापस लाने के लिए आसमानी रास्ता यानी पाथ ऑफ असेंशन जल्दी से नीचे उतारा जाए। जाओ हुआन ने अपने हाथ सीने पर रखकर पूरी गुलामी के साथ आदेश कबूल किया। ऑर्डर देने के बाद जाओ डियान ने इशारे से उसे उठने को कहा। खड़े होकर जाओ हुआन की नजर जमीन पर बेहोश पड़ी ली किंग हे पर गई और उसने पूछा कि इस औरत का अब क्या करना है। जाओ डियान ने पलटकर जवाब दिया कि भले ही ये इस मामूली इंसानी दुनिया की औरत है पर उसे बिस्तर पर खुश करना और उसका दिल जीतना खूब जानती है, इसीलिए इसे भी साथ ले चलो। जाओ हुआन ने हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़कर बेहोश ली किंग हे के कपड़ों के नीचे अपनी ठरकी नजरें डालने लगा। उसके फिगर को देखकर उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर इन बड़े बड़े तरबूजों को उठाकर कैसे ले जाना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आज के एपिसोड में किन यू का औकात दिखाने वाला अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ठोक दो और अगर चैनल पर नए हो तो 4x मैंगा एक्सप्लेन को जल्दी से सब्सक्राइब कर डालो। कमेंट करके बताओ कि जाओ डियान की धुलाई किस लेवल की होनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले भौकाल एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।